कर जैसे एस्ट्रोलॉजर सब कुछ जानते हैं, उनको वो आगे का फ्यूचर बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनके पास रेमेडीज भी होती हैं सारी। तो अपनी खुद की लाइफ क्यों नहीं सिक्योर कर लेते हैं? जैसे उनको ये भी पता होगा शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। एस्ट्रोलॉजर जो है वो सर्वज्ञ नहीं है होते हैं, और उसका भी प्री डेस्टिन्ड चीज है, तो उसी हालात में वो जी रहा है। से सुना है सिक्स्थ हाउस में शत्रु का क्या मतलब है, कि हमारे बहुत शत्रु होंगे या हम बहुत शत्रु बना लेंगे। शत्रु वो जो आपके कंपटीशन में सामने से जो वार करेगा, हार्म करेगा आपको, वो 7th हाउस से देखा जाएगा। मेरा एक और सवाल है अभी सिक्स्थ हाउस को लेके, क्योंकि आपने उसमें कहा कि उसमें रोग भी आते हैं। तो रोग मतलब कि जो जिस हमें लगेंगे रोग या जो लग सकते हैं, ये क्या बताता है? फ्यूचर बताता है हमें लगने वाले हैं या ये हमें लग सकते हैं टाइप्स, क्या रहता है इसमें? जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन वाला जो पार्ट है, बीमारी हुई, आप हॉस्पिटलाइज होंगे या नहीं होंगे, क्रोनिक डिजीज होगी या नहीं होगी, वो 12th हाउस से और 8th हाउस से भी देखा जाता है। समथिंग हिडन जो पता नहीं था एकदम निकल के आ गया सामने, हिडन था, और 12th हाउस है तो गया काम से, तो भाई हॉस्पिटलाइज। आप और मैं एक यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। वेदों में कहा गया है इस ऊर्जा के बारे में कि ये हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। साइंस इसे अपने हिसाब से समझती है और स्पिरिचुअलिटी इसे अपने तरीके से तराशती है। हम आज एक ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो इसी ऊर्जा से रिलेटेड है। बृहद अरण्यक उपनिषद में कहा गया है, ऊर्जा न क्षीयते न उत्पद्यते, सातो केवलम एक स्थानात् एवं अन्य स्थानाय गम्यते। यानी कि ऊर्जा को न क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो सिर्फ अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलाव लेकर आता है। आज का हमारा ये टॉपिक जो है, ये आपकी और मेरी जिंदगी को बहुत गहराई से जोड़ता है। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे साइंस के बारे में जिसका एंगल सिर्फ साइंस का नहीं, कैलकुलेशंस का भी है, आर्ट का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की, और आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर आए हैं जो अपने एक्सपीरियंस से हमें शेयर करेंगे, बहुत सारे ऐसे मिथ्स और रेमेडीज को बस्ट करेंगे जो आपके और हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। मैं और नितिन वेलकम करना चाहेंगे अमित कुमार जी का। नमस्कार अमित। कैसे हैं अमित जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो अमित जी, थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए अपना एक इंट्रोडक्शन बताइए कि आपकी लाइफ कैसी रही। ओके, तो धाना जी, मेरा नाम अमित है, आपने बताया। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ पिछले 13-14 साल से, और पैशन से मैं स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ 2008 से, लगभग 13-14-15 साल से। तो मेरी जो जर्नी है स्कूलिंग की, मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट था। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मेरा कैंपस हुआ जो 4 व्हीलर के जायंट में आइशर, वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स में। मैंने वहाँ पे कुछ साल काम किया। फिर मैं मित्सुबिशी में आया। मित्सुबिशी के बाद मैंने 2011 से टिल लास्ट ईयर मैंने हीरो मोटोकॉर्प, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 2 व्हीलर कंपनी है, उसमें मैंने काम किया। और मेरी जो यात्रा एस्ट्रोलॉजी की है 2008 में शुरू हुई पढ़ने से, और मेरे को 2015-16 में ये क्लियर हो गया कि मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ, मेरे को करना चाहिए। रीज़न उसका स्पिरिचुअलिटी था। मेरा कोर इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है, मतलब मेडिटेशन करना और अपनी दुनिया में रहना, लिखना, ये मेरे को अच्छा लगता है, पढ़ना। तो अब मैं गृहस्थ आश्रम हूँ, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं मेरे पास में, मेरी मदर है, बहनें हैं। तो मेरे को गृहस्थ आश्रम का मतलब ही यही है कि धन संचय, क्योंकि धन संचय रहेगा, आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ रहेगा, तो आप सोसाइटी की सेवा भी कर सकते हो और अपने को भी आप आगे लेके जा सकते हो स्पिरिचुअलिटी में। तो मेरे को लगा कि क्या मैं रास्ता चुनूँ, तो मेरे को फिर ये लगा कि एस्ट्रोलॉजी जो मैंने पैशन के लिए सीखा था, मैं इसको प्रोफेशन भी बना सकता हूँ अपना, क्योंकि ये भी एक बिजनेस मॉडल बन सकता है, एक मिथ बस्टर का काम करके, और ट्रू एस्ट्रोलॉजी क्या है ये लोगों को बता के, अपनी कोर वैल्यूज़ पे रह के, स्पिरिचुअलिटी का बेस ना छोड़ते हुए। तो मैंने डिसाइड किया, 2016 में डिसाइड किया था। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने लास्ट ईयर, और मैंने स्विच किया इसके ऊपर। तो मैं कम्प्लीटली अब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी, ये सारे मैं अभी देख रहा हूँ इस काम को, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसको बड़े अच्छे से। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने बताया कि 2008 में आपने इसे पढ़ना शुरू किया, मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा क्या था जो जिस चीज ने आपका इंटरेस्ट बनाया?
कोई ऐसा वाक्या जो जिसने आपको इसकी तरफ खींचा? वाकया मेरी पर्सनल स्टोरी है ये, मैंने आज तक शेयर भी नहीं करी किसी से। 99 में 1999 में मेरे फादर एक्सपायर हुए रोड एक्सीडेंट में। तो पंडित जी को दिखाया गया तो उन्होंने ये बताया, उनकी उम्र काफ़ी कम थी, 36 साल के थे, 36 ईयर्स। बताया है कि अकाल मृत्यु है ये, अकाल मृत्यु यानी अचानक मृत्यु हुई है। और ऐसा योग है कि इस घर में अकेला सन था, मैं 2 बहनें थी, और तो इसकी मृत्यु भी ऐसे हो सकती है। तो आपको महामृत्युंजय मंत्र के जाप कराने होंगे। अब फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा बोल दिया और ओनली सन, तो फिर तो कुछ भी करके वो करवाया। जब करवाया तो घर में कुछ पंडित आए हमारे, उसमें से एक पंडित जो पढ़ा लिखा था थोड़ा सा, वो आउटसोर्स था, जो मेन पंडित था उसने आउटसोर्स किया था उसको। तो वो उसकी बातें मेरे को थोड़ी ठीक लगती, उसका प्रोनाउंसिएशन, मंत्रों का उच्चारण अच्छा लगता था, और एक ऊर्जा का एक समन्वय होता है कि मेरे को लगा कि ये अच्छा इंसान भी है। तो मैं उससे मिला, उससे मेरी बातचीत बढ़नी शुरू हुई, उसके साथ बैठना शुरू किया मैंने। फिर 2005 या 6 में मैंने उससे छोटे छोटे सवाल पूछे कि ग्रह क्या है और ये हाउसेज क्या हैं, इस घर में ये बैठा है, उस घर में वो बैठा है, मीनिंग क्या है इसका। तो उसने मेरे को बेसिक चीज़ें बताई, मेरे को लगा बड़ा सिंपल है ये तो, इसका स्वामी ये है और ये घर ये है, तो बड़ा ये है। फिर मैंने अब एस्ट्रोलॉजर के पास मैंने भी जाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला, सेटिस्फाई कहीं नहीं हुआ। तो एक पर्सन से मिला मैं, जिनका नाम अभिषेक धवन है, और मेरे फ्रेंड है काफ़ी क्लोज, तो उनसे मिला मैं। उनसे मिलने के बाद मेरे को लगा कि वो बिल्कुल एकदम कोई अंगूठी नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, और उसने 10 मिनट में सब कुछ बता के फ्री कर दिया। मेरे को जो बताया वो ट्रू था सारा का सारा। तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि ये पाखंड वाला खेल नहीं है, ये एक साइंस है, एक आर्ट है, और इसको अपने रैशनल बिहेवियर के साथ आप इसको कर सकते हो आगे। तो वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। फिर मेरी अपनी जर्नी रही, मैंने कैसे सीखना शुरू किया। तो जो इम्पैक्ट था वो फादर वाला था, फिर इंटरेस्ट जनरेट हुआ वहाँ से। और मज़े की बात आपको बताऊँ, जिसके साथ में 7-8 साल बैठा उस पंडित जी का, वो काफ़ी एज ज़्यादा हो गई थी उनकी, तो उनकी शादी की प्रेडिक्शन मैंने करी फिर उनकी 2011 में शादी हुई। तो वो भी एक मज़ेदार बात है कि वो, क्योंकि वो कर्मकांड वाला पार्ट, ऐसा नहीं कि उनको कम पता है। कर्मकांड मीन्स ये पूजा पाठ वाले काम में वो शास्त्री थे, और वो उनका फोर्टे था, ताकत थी, वो अच्छे से कर सकते थे। मैंने प्रेडिक्शन करना सीखा था, तो मैंने करा। तो मेरा एक और सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी को अगर समझें तो एस्ट्रोलॉजी तो इंग्लिश वर्ड है ना, एस्टर प्लस लॉजिक, अगर इसको डिवाइड करें, आप संधि विच्छेद करें इसका, तो एस्टर तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, खगोल विज्ञान जिसको बोला जाता है, और लॉजिक का मीनिंग होता है माइंड ऑफ गॉड, एज पर ग्रीक फिलोसफी, क्योंकि ग्रीक वर्ड है लॉजिक, माइंड ऑफ गॉड हो गया। अब इसका जो राइट वर्ड है वो ज्योतिष है। अब ज्योतिष का संधि विच्छेद करें तो ज्योति जमा ईश बनता है। ज्योति मीन्स लाइट, और ईश माने ईश्वर, परमात्मा, यानी ईश्वर की वह ज्योति जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए, यानी डायरेक्शन दिखाने का काम करे, तो ये ज्योतिष है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे बनती है, क्या है? तो हमारे 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। तो लास्ट वाला पार्ट है उसको ज्योतिष बोला गया, और इसे वेदों का नेत्र भी बोला जाता है। तो नेत्र का मीनिंग ही विजन, क्लैरिटी, आगे बढ़ने से है, तो ये ज्योतिष है। अब एस्ट्रोलॉजी है क्या में आगे अगर बढ़ें, तो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास होती है हमें इम्पैक्ट करती है, और अगर और मैं वास्ट होके बोलूँ तो पूरी यूनिवर्सल एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी हमें ज़्यादा इम्पैक्ट फील होगा उसका। अब जो ग्रह हैं वो जाइंट बहुत बड़ी साइज में है, अर्थ से काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है ना। अभी आपने जो श्लोक बताया था उसी तरीके से एनर्जी की फॉर्म में हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है उसका, तो वो हम डिकोड कर सकते हैं उनके पोजीशन के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम पे ग्रहों की पोजीशन क्या थी, उससे जो चार्ट बनता है उसके थ्रू हम उसकी जर्नी को डिकोड कर सकते हैं, इस लाइफ की जर्नी को पास्ट को मिला के, प्रेजेंट बना पास्ट से, और प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर को देख सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी है, तो ये एस्ट्रोलॉजी है, तो इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, तो उसको रीड कर सकते हैं प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लैनेट की जो पोजीशन है वो ऐसी थी तो बच्चे का जन्म हुआ, या जन्म हुआ तब ऐसी थी? इसका सेकंड वाला आंसर है कि जब बच्चे का, जो परमहंस योगानंद जी ने बोला था कि चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड द आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी अलाइंड विद हिज और हर पास्ट लाइफ कर्मा। तो उसके पास्ट लाइफ के जो कर्म थे उसके साथ जो अलाइनमेंट होके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा उस टाइम पे बच्चे का जन्म हुआ।
तो ये हमारे हाथ में नहीं है, दैट्स ऑल यूनिवर्सल एल्गोरिदम जो चलती है हमेशा, तो बताती है। जैसे कि आपने अभी बताया, इतनी अच्छी आपने एक बात बताई कि जब सेलेस्टियल अपनी हार्मनी में होता है तब बच्चे का जन्म होता है। आजकल की बात करें तो काफ़ी पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को कंसीव एक ऐसे टाइम पे सिजेरियन करा लेते हैं जहां टाइम और नक्षत्र देख के अपने पंडित से पूछ के एक पर्टिकुलर डे में डिलीवरीज करा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हम तो वो एक ऐसी हार्मनी को अपने कंट्रोल में खुद ले रहे हैं। ऐसे केस में अब क्या होगा जहां सभी लोग एक अच्छे ही नक्षत्र और एक अच्छे ही हार्मनी में जन्म ले रहे हैं? ऐसे बच्चे आजकल बहुत हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा लाइफ पे? हाँ ना जी, क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल और बड़ा अच्छा सवाल है ये। पहली बात तो ये कि परमहंस योगानंद जी की स्टेटमेंट याद आ गई आपसे बात करते करते कि जब बच्चे का जन्म होना होता है, जब वो फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म में होता है, तब लाइट एंटर करती है जिसको आत्मा बोला जाता है। तो वो जर्नी तो वहीं से शुरू होगी उसकी कि उसका जो डेस्टिन्ड कर्मा है उसके हिसाब से उसको जन्म लेना है। अब हमें लगता है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स ये अपीयरेंस है, रियलिटी नहीं है वो। उसको जब आना होता है तभी आता है। वो इंसिडेंट ऐसे बनते हैं उसके, ताकि हमारी जो मेडिकल साइंस है इतनी इवॉल्व हो गई है कि ताकि वो लेबर पेन को कम कर सके और वो कर सके। तो हमें ये लगता है कि हमने ऐसा किया है, लेकिन वो दैट इज़ डेस्टिन्ड कि ऐसे ही होना था उसको। तो आप इसका हम डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, या फेट के साथ, या जो होना है उसके साथ नहीं कर सकते। तो वो दैट इज़ डेस्टिन्ड कि वैसे ही होना था वो इवेंट। और मैंने टाइम निकाला था मेरी छोटी बेटी के लिए, लेकिन वो 1 महीना पहले हुआ था। तो ये भी होता है। हाँ, तो मैं भी इसमें था कि मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मेरी भी टेंडेंसी है कि मैं करूँ इस चीज़ को, लेकिन वो 1 महीना पहले हो गई थी वो। तो दैट्स ऑल डेस्टिन्ड है कि ऐसा ही होना है इसको। हमें लगता है कि मैं इंटरफेयर करके या इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ उस डेस्टिनी की हार्मनी को, वैसा इट्स अपीयर्स, इट्स नॉट रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात ठीक है। है, एक सवाल मेरा है कि जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम और डेट पे जो लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग ट्विंस भी होते हैं, कुछ लोग जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो सेम होगी सेम दूसरे बंदे की होगी, उनकी डेस्टिनी, उनका फ्यूचर सेम होता है। मतलब उनकी राशि तो सेम हो गई, उनका टाइम भी सेम हो गया, तो उसकी किस्मत मेरी किस्मत सेम हो गई। ट्विंस के केस में भी सेम नहीं होगा। अगर टाइम सपोज मैं आपको 2-3 लेयर्स में समझाता हूँ। ट्विंस का जन्म हुआ, ट्विंस का जब भी बर्थ होगा तो उसमें भी गैप रहेगा कुछ। ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही टाइम पे होगा। 6-7-8 मिनट का टाइम लगता है लॉजिकली, है ना? उस टाइम पे भी आपके उप नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। हो सकता है ग्रह चेंज ना हो सकता है नक्षत्र चेंज ना हो, लेकिन उप नक्षत्र चेंज होंगे। वो चेंज नहीं होंगे, मैं टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कस्पल सबलोड चेंज हो जाता है। टेक्निकल बातें हैं मतलब एस्ट्रोलॉजी की, तो वो है। दूसरा ये है कि जो जो एक लिमिटेशन है, एक एस्ट्रोलॉजर की लिमिटेशन है कि वो इतना ही देख सकता है कि जो 2 मिनट या 4 मिनट की विंडो से कम अगर हो जाएगा तो उसकी वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं उसके पास कि उससे ज़्यादा आगे जा पाए। उसके लिए फिर हमारे हैंड एनालिसिस है, हाथ की लकीरें जो है वो अलग होती हैं, इम्प्रिंट यूनिक है, पूरे दुनिया में किसी के रिपीट नहीं होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ प्रूव होती है कि वो डिफरेंट होगा ही होगा, उनका फेट अलग अलग होगा, जर्नी अलग अलग है दोनों की। समहाउ सिमिलैरिटीज़ रहेगी, पैटर्न्स सेम से रहेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी अलग रहेगी दोनों की, तो फेट भी अलग रहेगा दोनों का, एक जैसा नहीं हो सकता। ये आपने देखा है, मैं इसका लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ कि डिफरेंस आता है। राशि 30 डिग्री की होती है पूरी की पूरी, और एक ग्रह उसमें 3-3 महीने भी रह सकता है, चंद्रमा 2.5 दिन रहता है उसके अंदर, तो क्या 2.5 दिन एक जैसे बच्चे पैदा होंगे? इम्पॉसिबल। तो ट्विंस के केस में भी ग्रह बदलते हैं, लेकिन सटल लेवल पे बदलते हैं, उपनक्षत्र लेवल पे बदलते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में बदल जाते हैं। तो जो देखना जानता है वो देख के बता सकता है, नहीं तो बोलेगा कि दोनों का भाग्य एक जैसा है। नहीं, जैसे लोग आजकल क्या करते हैं, आजकल क्या काफ़ी टाइम से शुरू से न्यूज़पेपर में अपनी राशि पढ़ते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं कि शायद आज मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस वो कितना रियल होता है कि जैसे मैंने देखा, मैं जुलाई बॉर्न हूँ, मैंने जुलाई की राशि पढ़ ली, अदर बंदे ने भी पढ़ी, वो उसी हिसाब से अपने दिन को जीने की कोशिश करता है कि शायद मेरी आज तबीयत खराब होएगी, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी या कुछ भी। तो ये सब मानना चाहिए क्या? जो मेरे से पूछोगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो इम्पैक्ट डालता है, कोई इम्पैक्ट नहीं इसका, कोई रियलिटी नहीं है वो। क्यों है मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ उसको। हमारी वर्ल्ड की आबादी 800 करोड़ से ऊपर है। मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 60 करोड़ के आसपास आएगा लगभग, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या 60 करोड़ लोगों का फेट अलग मतलब एक जैसा हो सकता है? एक ही डायरेक्शन में चल के जा सकते हैं वो? लॉजिकल है ये? हम तो अभी बात करते हैं ट्विंस का फेट अलग है, तो क्या है ये? नहीं है ना, नहीं हो सकता। आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, जबकि हर आदमी एक यूनिक सोल है, उसका फेट अलग है। हाउएवर चीज़ें प्रोग्रेशन में मिलती हैं,
चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन मिलती हैं, लेकिन फिर भी सबकी यात्रा अलग ही रहेगी। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे और आप में क्या डिफरेंस है, आपकी यात्रा कहाँ तक पहुँची, मेरी यात्रा कहाँ तक गई इवोल्यूशन में। तो वो बिल्कुल भी गलत है। अब उसको देखते क्यों हैं लोग? क्योंकि हमें दिखाया जाता है वो, हम देखना चाहते नहीं है, हमें दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप टीवी में सुबह देखते होंगे, वो टीवी में भी वो राशि फल बताते हैं, न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा कॉलम आता है कि राशि आप देख लीजिए अपनी, क्योंकि वो मीडिया हाउस उसको दिखाते हैं, उसको उनका कॉलम, और लोग पढ़ते हैं फिर, क्योंकि पिरामिड में जो जो नॉर्मल लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जो रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको पढ़ते ज़्यादा है, तो फिर वो और ज़्यादा उसको एम्फेसिस करके दिखाते हैं उसमें। तो ये मीडिया हाउस की वजह से है सारा ब्लेम, और फिर उन लोगों की वजह से है जो उसको रिलेट करके, और उनको खांसी भी हुई तो यानी लिखा था तो बीमार हो सकता हूँ मैं, तो वो वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका ज़ीरो इम्पैक्ट है। हर आदमी अलग है, यूनिक है, उसकी यात्रा अलग है, उसकी जर्नी अलग है, तो उसको रीड भी अलग तरीके से किया जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। दैट्स अ वंडरफुल थॉट, बट उसके साथ साथ एक बहुत ही अहम सवाल ये उठता है कि पुराने ज़माने में, मैं तब की बात कर रही हूँ जब एस्ट्रोलॉजी जो है वो राजाओं के लिए लिमिटेड रहा करती थी, उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, और प्रजा की जहाँ बात कर रहे हैं आजकल, हम सभी जो नॉर्मल लोग हैं मेजॉरिटी, हमारे लिए एक ज़रिया है कि भाई हाँ, पहले एस्ट्रोलॉजी राजाओं के लिए ही होती थी और अब हमारे जनहित में जारी हो चुका है। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि उन राशियों का कोई असर नहीं पड़ता, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए समय के अनुसार? क्योंकि उस समय के अनुसार तो वो ठीक था, आज के समय के अनुसार कुछ चेंजेस तो एस्ट्रोलॉजर्स ही ला सकते हैं। तो क्या ऐसे चेंजेस आपको लगता है कि मीडिया हाउसेस को बहुत बारीकी से लाने चाहिए अपने न्यूज़पेपर्स या अपने जो न्यूज़ चैनल्स में, जब वो राशि फल बताते हैं तो वो कुछ डिस्क्लेमर दें या कुछ चेंज करें? आपको आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे को लगता है कि आपने 2 सवाल पूछे इसमें। पहला सवाल ये कि इवोल्यूशन में उसको चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उसको मीडिया हाउस इम्प्लीमेंट करे या ना करे। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल करा जाना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। मैं आपको छोटा-सा एक बता रहा हूँ उसके बारे में। उसमें सेकंड हाउस करके एक होता है, और एक फिफ्थ हाउस है, एक नाइन्थ हाउस है। तो फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ 5वां घर आप ऐसे समझ लो, वो ऋषियों ने धन भाव बोला उसको। नाइन्थ हाउस को धन भाव बोला, भाग्य का हाउस बोला उसको, तो 5 और 9 को, ठीक है। अब क्या है, जो 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 हम धन सोचते हैं वो पैसा है, और फिफ्थ हाउस एक्चुअली बताता क्या है, क्रिएटिविटी को बताता है, आपकी नॉलेज को बताता है। नाइन्थ हाउस आपके हायर सेल्फ को बताता है। तो ऋषियों का मैं ऐसा मत था कि नॉलेज ही धन है, लेकिन आज के केस में धन क्या है, पैसा धन है। तो सेकंड हाउस का इन्फ्लुएंस आ गया वहाँ पे। तो ये इवोल्यूशन का पार्ट है, हम इसको समझ सकते हैं। कोई बोले कि मैं आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उस पढ़ाई से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा, तो बोला ये धन नहीं है भाई, मेरे को नहीं चाहिए धन। तो मैं ये करूँ, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। ये ऋषियों के लिए नॉलेज ही धन था, हमारे लिए धन कुछ और है, हमें कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स और पैसा रुपया चाहिए। तो ये इवोल्यूशन का पार्ट है। अब जहाँ तक जो मीडिया हाउस में जो छपता है, उसकी जो कमांड है जिन लोगों के पास में, कुछ लोगों के नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, हीरो के व्यापारी या स्टोन के व्यापारी हैं। तो वो लिखते हैं राशियों के फल। जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी कैसे लिखते हैं? वेदर द हेल्प ऑफ एआई, या फिर किसी से जनरेट किया, कहीं से गूगल से उठाया और डाल दिया। अब वो 60 करोड़ लोगों में से 600 लोगों पर एप्लीकेबल हो गया, तो लगा यार ठीक है, आज नहीं तो कल फिट हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, है ना। तो ये मिथ है। तो ये इसको जो हैंडल करे, वो तो जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता है वो हैंडल करे। और दूसरा, जो ये एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये शोध का विषय है आज के डेट में। और ये बन क्यों गया है ऐसा? क्योंकि जो हमारी इमेज है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस इमेज को कैप्चर करता है, तो पंडित यानी लंबी माला, हर उंगली में स्टोन, पैरों में भी स्टोन, और कपड़े वैसे, वही होना चाहिए। तो ये मिथ है, ये रैशनल एक साइंस है, एक आर्ट है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी पढ़े लिखे बच्चे आने चाहिए, आ भी रहे हैं आज के डेट में, बड़ा अच्छा आप देखेंगे तो कर रहे हैं बड़ा अच्छा। IITians आ रहे हैं, इंजीनियर बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से तस्वीर बदलेगी इसकी, उनकी वेशभूषा बदली है, थोड़ा टाइम के बाद सोच भी बदलेगी लोगों की, मेरे को ऐसा लगता है। बच्चे आ तो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स के अंदर पैशन होता है, लोग इस फील्ड में आना ज़रूर चाहते हैं,
बट ऑथेंटिसिटी की बात होती है। आप ही ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डायमंड व्यापारी हैं और वो जब ये कॉलम्स लिखते हैं तो काफ़ी बच्चों को, आई थिंक घर स्पेशली हाउसवाइफ्स और बच्चों को इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वही ज़्यादातर न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स देख रहे होते हैं। ऐसे केस में एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि जब हम पढ़ाई करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, मेन मुद्दा जो आई थिंक सभी दर्शकों को जानना भी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई का ऑथेंटिसिटी, मतलब कहाँ से ऐसी पढ़ाई की जाए जहाँ ऑथेंटिक लगे कि हमने यहाँ से पढ़ा है, इतना समय पढ़ाई को दिया है, ये पढ़ाई की है, तो जाके हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाए हैं। जैसे आपने कहा ये रिसर्च का विषय, रिसर्च तो कभी खत्म ही नहीं होगी इस फील्ड में। तो कौन सी ऐसी ऑथेंटिक नॉलेज या सर्टिफिकेशन कोर्सेज या कोई ऐसी जगह जहाँ से अगर कोई पढ़े या कोई गुरु हो जिससे हम पढ़ाई करें तो ज्यादा ऑथेंटिक रहे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए? एस्ट्रोलॉजी को सीखने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले अपना पोटेंशियल देखना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी आपको कि आप डॉक्टर अच्छा बन सकते हैं, इंजीनियर अच्छा बन सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, वो भी चार्ट ही बताएगा ना कि क्या क्या नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपका सैटर्न मजबूत होना चाहिए, शनिदेव, आपका जुपिटर मजबूत होना चाहिए, विजडम वाला पार्ट, आपका केतु मजबूत होना चाहिए, इंट्यूशन और टेलीपैथी वाला पार्ट। ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अच्छे बन रहे हैं चार्ट में तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ठीक है, अब ये भी डिस्क्रिमिनेशन का विषय है कि एस्ट्रोलॉजर भी काफ़ी टाइप के होंगे, जैसे डॉक्टर काफ़ी टाइप के अलग अलग होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है या फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट है, कुछ भी है। तो जो राइट ब्रेन एक्टिविटी रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्रिएटिव हैं थोड़े से, तो स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनको नाड़ी ज्योतिष करना चाहिए, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष है वो कर सकते हैं। वो प्रोग्रेशन पे चलता है, ज्योतिष में ग्रहों की प्रोग्रेशन पे काम करता है। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन वाला पार्ट ज़्यादा है, यानी आप एनालिटिकल पे ज़्यादा, मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपको लॉजिक तर्क चाहिए, तो आपको कृष्णमूर्ति पद्धति कर सकते हैं, पराशर ज्योतिष से निकले हैं सारे के सारे, तो वो आप पार्ट कर सकते हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि आपको या तो इतना कैलिबर हो कि आप जो हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उनको डिकोड कर पाएँ, आपको संस्कृत आती हो और आप की यात्रा वो रही हो कि आप उसको समझ के कर सकते हैं। इधर आपको कोई टीचर चाहिए, आपको टीचर आपको जो सिखाए, जो भी आपका कैलिबर है, जो आपकी आप इंस्टिंक्ट है आपकी कि किस तरह का बिहेवियर आपको, उसके हिसाब से चूज़ करना चाहिए। सीखना सारा चाहिए लेकिन आप फोर्टे तो आपका एक ही बन सकता है, तो वो कर सकता है। तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई 6 महीने अगर सीखा जाए, कम से कम 500 चार्ट देखे जाएँ तो आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। 6 मंथ रेगुलर सीखा जाए उसको। ये शोध का विषय है तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एनर्जीज़ का खेल है। जितना आप इसको अपनी लाइफ पे देखेंगे उतना आप चीज़ें क्लियरली देखना शुरू कर पाएंगे। आपको इन एंड आउट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, एनर्जीज़ का फ्लो है ना। जो प्लैनेट्स हैं वो बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो आउटर रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तो एनर्जीज़ के फॉर्म में है। आपने जैसे अभी बोला कि एक एज अ एस्ट्रोलॉजर आप अपने अंदर चेंज फील करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपकी जर्नी कैसे चलेगी एज अ एस्ट्रोलॉजर, अभी आपने बताया ना। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ कैसी है, मतलब पर्सनली? मेरी पर्सनल लाइफ अभी मैं पूरा बेस मेरा स्पिरिचुअलिटी को लेकर है। मतलब मेरे को ध्यान इसमें पढ़ना, वेदांत पढ़ना और जो हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स है, भगवत गीता पढ़ना, इस तरह की चीज़ें पढ़ना इज़ वन थिंग, और उसमें मनन करना, एसिमिलेट करना, ये मेरे को अच्छा लगता है। दैट्स अट्रैक्ट द मोस्ट। अब इनसे गुजारा नहीं चलने वाला घर का, तो एस्ट्रोलॉजी मैंने चूज़ किया, मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं अपनी लाइफ में जो अपनी दिन की शुरुआत जो करता हूँ वो मैं मेडिटेशन से करता हूँ, लिखने से करता हूँ, पढ़ने से करता हूँ। उसके बाद मेरी क्लासेस वाला पार्ट है वो भी मैंने फिट किया है, और कंसल्टेशन वाला पार्ट है तो वो मैं करता हूँ उसमें। तो ये डिज़ाइन करी हुई है मैंने, तो इसमें कंप्लीट अवेयरनेस के साथ जीना, स्पिरिचुअलिटी, और इसमें आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस भी होने ज़रूरी हैं, फिर आपकी फूड हैबिट्स भी ठीक होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं कि रुकावट नहीं है कुछ भी, लेकिन द मोर यू प्योर द मोर एक्यूरेटली यू विल प्रेडिक्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितना प्योर रहेंगे उतने प्योरली आप देख पाएंगे चीज़ों को। क्या मतलब हो रहा, मतलब व्हाट इज प्योरिटी इन एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी प्योरिटी का मीनिंग ये है कि हमारा जो नेचर है वो लॉ से गवर्न है, ग्रेविटेशनल लॉ या जो भी लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉ जो अर्थ पे एप्लीकेबल हैं, उन लॉ से ऊपर जो लेवल है दैट इज द लेयर ऑफ लव, लेयर ऑफ इंट्यूशन। तो वहाँ से आपको कनेक्ट होना है, वहाँ से आप कनेक्ट होते हो तो यू विल बिकम शेयर। आप देख सकते हो, यू विल सी क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग। रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, वो तो पार्टी अलग हो गया, लेकिन आप देख सकते हो।
अब ये एनर्जीज का खेल है और आपके पास वही आएगा जिसको कोई दिक्कत है। तो आपको अपने आप को बैलेंस भी करना है एनर्जीज को, तो वो मेडिटेशन या फिर वो इनवर्ड जर्नी या प्योरिटी वो ज़्यादा चाहिए होती है, अदरवाइज परेशान हो जाओगे आप। तो अमित जी, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आप अगर डिफाइन करें कि कुंडली क्या होती है, उसके 12 हाउसेस क्या होते हैं और 9 प्लैनेट्स जो आप बता रहे थे वो क्या होते हैं, तो बहुत आसान रहेगा उनको भी कि अपनी कुंडली लेके बैठे और एक बारी जरा डिकोड करें कुछ नया सा। तो धारणा 12 हाउसेज हैं, 12 हाउसेज हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस है अर्थ के ऊपर, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, अर्थ है जिसे हम देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो है, और वो इमेजिनरी लाइंस है, वो भी ऋषियों ने डिसाइड किया, ये प्री रिक्विजिट है, हमने माना है उसको। तो वो 12 हाउसेज हैं, और 12 हाउसेज जो हैं वो पोटेंशियलिटी को बताते हैं, पोटेंशियल को बताते हैं। जैसे नक्षत्र रिदम को बताते हैं, तो हाउसेज पोटेंशियल बताते हैं। नक्षत्र क्या होता है? काफी बार आपने इस बारे में बोला, व्हाट इज अ नक्षत्र? नक्षत्र मीन्स जो स्टार का जो नक्शा बना हुआ है हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में, उसको नक्षत्र बोला जाता है। नक्शे का क्षेत्र, मैप है वो। अब उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे चारों तरफ है, ठीक है। ऋषियों ने क्या किया, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आया वो 13 डिग्री 20 मिनट, 27 नक्षत्र है। तो 27 टोटल, 27 नक्षत्र, 28वां जोड़ते हैं अभिजीत नक्षत्र, लेकिन 27 है जो सर्वमान्य है। तो उसको आपने जब इम्प्लांट किया चार्ट के ऊपर, तो वो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बन के आया। 27 को अगर डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, टोटल 360 है, 12 हाउसेज हैं, तो 30 डिग्री का क्या हाउस, उसमें अगर मैं 27 से डिवाइड करूँगा 360 को, तो 13 डिग्री 50 मिनट आएगा, 13.5 डिग्री आएगा, ठीक है। तो वो नक्षत्र है। अब नक्षत्र क्या है कि वो ऐसे ही है कि जैसे हम गुड़गांव में बैठे हैं अभी, ये मेरी एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, मेरा जो नेक्स्ट जो एड्रेस है वो गुड़गांव है, वो अब मेरा नेक्स्ट क्या होगा, हरियाणा है मेरा, हरियाणा इज नक्षत्र, हरियाणा इज नक्षत्र। अब अगर मैं बोलूँ कि इंडिया, तो इंडिया इज राशि, और मैं बोलूँ एशिया कॉन्टिनेंट, तो मेरे लिए फिर मेरा पूरा चार्ट हो गया। तो मोर क्लोजर आ गया, मैं 30 डिग्री पे हूँ, मैं 27 उस पर 13 डिग्री 20 मिनट पे आ गया, उसके बाद मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया। तो ये नक्षत्र है, दैट इज द सेकंड लेयर जो इन्फ्लुएंस करती है हमें सबसे ज़्यादा। हाँ, वो नक्षत्र मैंने बोला था ना, तो कि वो रिदम है, तो रिदम जो है वो नक्षत्र सेट करते हैं पूरा, और जो इवेंट होने होते हैं वो प्लैनेट्स और हाउसेज मिलकर करते हैं, पोटेंशियल बताया आपने, तो वो करते हैं इस चीज़ को। तो ये है, तो आई बिलीव समझ आ गया आपको। हाँ, तो फर्स्ट हाउस जो है, 12 हाउस मैंने बताया। और लोग खोलेंगे कैसे अपनी कुंडली? जैसे कि मान लीजिए हमें अपनी चार्ट खोलनी है, तो वो हम कैसे ओपन अप कर सकते हैं? मतलब क्या चाहिए उसमें, क्या डिटेल्स चाहिए होती है? के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, नाम आपको पता है। तो वो डिटेल अगर डालते हैं आप गूगल के ऊपर भी, तो आपको चार्ट निकल के आ जाएगा आपके सामने। एक बेसिक नेटल चार्ट बोलते हैं उसको, जब आप पैदा हुए थे तो उस टाइम का सिनॉप्सिस है वो, कि कौन सा ग्रह हमारे रिस्पेक्ट में, जहाँ मैं था वहाँ से किस रिस्पेक्ट में था, वो उसकी पोजीशन क्या थी, तो वो हम उसके ऊपर प्लेस करते हैं। ओके, सो आप सभी व्यूवर्स जो हैं अपना चार्ट खोल के बैठ जाइए। अगर आपके पास आपका समय है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है और टाइम है, तो आप बहुत आसानी से अपनी कुंडली खोल सकते हैं, और अपनी कुंडली खोल के बैठेगा क्योंकि हम पूरा डिकोड करने वाले हैं उसे अमित जी के साथ। अच्छा, इसी में मेरा एक क्वेश्चन, जिसके पास अपना टाइम ना हो, टाइम ऑफ बर्थ उसको ना पता हो, पास उनका टाइम नहीं है, तो हमारे पास एक तरीका है, प्रश्न ज्योतिष बोलते हैं उसको, प्रश्न कुंडली बोलते हैं, कि पर्टिकुलर टाइम पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो यानी नेचर ने ही उसको भेजा है, नेचर ने ही भेजा उसको, नक्षत्र सब कुछ तो वही है ना, तो उसका जो प्रेजेंट कंडीशन में जो उसका चार्ट बनेगा, वो एक सीड देगा हमें, उसके आधार पे जो चार्ट बनेगा उसको डिकोड करके उसका उस टाइम पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका जवाब दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हैंड तो है, हैंड देख के बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि मोर यू कोलैबोरेट विद द साइंसेस, द मोर एक्यूरेट रिजल्ट यू विल गेट। तो पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग और ये सारी चीज़ें ऐड अप करके आप कुछ बताएंगे तो एक्यूरेसी के पास जाता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब जिन व्यूअर्स के पास अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, वो जिस समय भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उस समय को डाल के अपनी कुंडली खोल सकते हैं। दैट व्हाट? नहीं That's what you नहीं, said?
किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता उसको। तो पहली बात तो ये, अगर वो आधे घंटे 1 घंटे का समय है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके पास्ट इवेंट जो है उसके लाइफ के अभी के जर्नी जो उसकी, उसको मैच करेंगे। वो जिस टाइम पे मैच हो रहे होंगे आधे घंटे 1 घंटे इट्स अ पर्सनल कंसल्टेशन टाइप। पर्सनल कंसल्टेशन, तो बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं हम। भाई जो उसके साथ पास्ट में हुआ है वो मैच होना चाहिए, मैच नहीं हो रहा तो आगे होगा पीछे होगा। तो आर्डुअस एक मेहनत वाला टास्क है, ये करके हम निकाल सकते हैं उसको। जिसको ये भी नहीं पता, डेट भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो प्रश्न कुंडली वो आया, उसका एक प्रश्न है शादी को लेकर, मेरी शादी कब होगी। तो उसने आया और उसने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी उसने मेरे से प्रश्न किया कि शादी कब होगी। तो मैं उससे एक सीट लूँगा, एक नंबर, या फिर मैं कुछ उससे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब वो देगा। मैं वो नंबर या फिर वो डाल के उस टाइम का चार्ट इरेक्ट करूंगा, मैं वो चार्ट बनाऊंगा, मैं उसको रीड करके बताऊंगा कि शादी कब होगी। और ये बिल्कुल 100% काम करता है, प्रश्न ज्योतिष बहुत एक्यूरेटली काम करता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में बेस्ड है वो। क्योंकि सवाल उसने पूछा यानी नक्षत्रों ने कंपेल किया उसको पूछने के लिए, तो जवाब भी नक्षत्र ही देंगे। मतलब इस थ्योरी पे काम करता है। वंडरफुल। तो जिन लोगों के पास अपना समय नहीं है कुंडली का, प्लीज अमित जी से कंसल्ट कीजिएगा, डिटेल्स आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा डेफिनेटली। तो आई एम श्योर आप लोगों ने इस डिस्कशन के बीच में अपनी कुंडलियां खोल ली होंगी, और अब हम शुरू करते हैं आपकी कुंडली के डिस्क्रिप्शन से। बताइए। तो हाउसेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाउसेज क्या है। तो ये 12 हाउसेज हैं, है ना। तो 12 हाउसेज में सबसे पहला जो हाउस बनता है, जिसको लग्न भी बोला जाता है, असेंडेंट भी बोलते हैं उसको, तो वो फर्स्ट हाउस बोला जाता है। फर्स्ट हाउस बताता है कि मी माई सेल्फ, मतलब मैं क्या हूँ और मेरे बारे में क्या है। मेरे बारे में क्या, मेरा स्केलेटन पार्ट, अगर बॉडी पार्ट की बात करूँ, मेरा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट हाउस में। लॉन्जेविटी, आपकी एज फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, तो वो फर्स्ट हाउस बताता है आपको। मेरी ईगो, मेरा तेज, वो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, ठीक है। यानी ये कंप्लीट मेरे बारे में है वो, है ना। मैं अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं, मैं रिलेटिव एग्जिस्टेंस है सबके। तो सेकंड हाउस हो गया माई, मतलब मेरे पास क्या है, आई हैव। ये वाला अगर मैं बोलूँ, एक वर्ड बोलूँ आई हैव, मेरे पास क्या है, मेरी फैमिली है, फैमिली वहाँ से देखी जाएगी। आई हैव एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, तो वो जो धन संचय है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपका जो फेस है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपकी जो नॉलेज का एक्यूमुलेशन है वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो ये सेकंड हाउस ये बताता है आपको। अब आता है कि थर्ड हाउस, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड हाउस आता है कि हाउ आई कम्युनिकेट। की वर्ड बता रहा हूँ आपको, ये इन एंड अराउंड सारी चीज़ के आसपास ही बनेगी। तो कम्युनिकेशन में क्या पार्ट आ गया, मैं बोलता कैसे हूँ, मैं लिखता कैसे हूँ, मैं फिर जो कम्युनिकेशन वाला होगा ट्रैवल वाला पार्ट आ गया, तो वो भी कम्युनिकेशन ही है, तो वो ट्रैवल वाला पार्ट आ गया इसमें। आपका जो शौर्य है, पराक्रम है, वेलोर है, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। आपके सिबलिंग्स थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आपका जो पास पड़ोस है, आपके जो आसपास के लोग हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। उस लाइफ से इस लाइफ की जर्नी थर्ड हाउस से देखी जाती है। दैट इज मिस्टिकल, मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको, थर्ड हाउस से देखी जाती है। तो ये हो गया कि आई हैव और हाउ आई कम्युनिकेट। फोर्थ आ गया आई फील, मैं क्या फील करता हूँ, व्हाट आई फील। फोर्थ हाउस आपकी फीलिंग्स को बताता है, आपके इमोशंस को बताता है। इमोशंस का नाम आया तो सबसे पहले नाम आएगा मदर का। मदर का वहाँ से पता लगेगा आपको। आपके कंफर्ट का वहाँ से पता लगेगा। कंफर्ट का नाम आ गया तो आपके जो व्हीकल्स हैं कंफर्ट को बताते हैं, वहाँ से देखे जाएंगे। कंफर्ट का नाम आया तो घर आएगा, तो घर आपका फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। आपकी बेसिक एजुकेशन मदर को बोला जाता है, फोर्थ हाउस से देखी जाएगी। तो फोर्थ हाउस इन सारी चीज़ों को बताता है। फिफ्थ हाउस पे आते हैं। फिफ्थ हाउस बताता है आई क्रिएट, मतलब मैं कीवर्ड बता रहा हूँ आपको। तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी को बताता है। अब क्रिएटिविटी में क्या होगा कि जो मैं खुद से खोजता हूँ वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। मेरी क्रिएटिविटी वाला पार्ट उसमें आएगा। चाइल्ड बर्थ, मदर फादर से मिलके हुआ तो उन्होंने उनकी क्रिएशन है वो। चाइल्ड फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। लव फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आपका जो नॉलेज का लेवल है, क्योंकि वो आपका जो खुद का है, एक तो आपने सीखा, दैट इज फोर्थ हाउस, मैंने अभी बताया था आपको। फिफ्थ हाउस में जो आपकी एक्चुअल नॉलेज क्या है, आपकी जो आप जो प्रारब्ध से आप लेके आए हो, मतलब संचित कर्मा से जब अलॉट हो आपको प्रारब्ध, उससे वो लेके आए, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। आपके लव अफेयर्स भी यहीं से देखे जाते हैं, ठीक है। लव भी और अफेयर्स भी यहीं से देखे जाते हैं। अब जो फिफ्थ के बाद आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस बताता है आपके आई एनालाइज, मतलब मैं एनालाइज कैसे करता हूँ चीज़ों को। एनालाइज करने से मतलब आगे मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मेरी मेहनत, मेरा डेट,
मेरे शत्रु, मेरे जो एनिमीज हैं, मेरी हेल्थ, मेरी बीमारियां, ये 6th हाउस से देखे जाते हैं। मैटरनल साइड 6th हाउस से देखे जाते हैं। जो मेरे मामा वाला पक्ष होगा वो सारा यहीं से देखा जाएगा। तो ये सारी जो आपकी जो सर्विस वाला पार्ट है, जो सेवा है या जॉब आप करते हैं, तो वो 6th हाउस से देखा जाता है। ये सारी चीज़ें 6th हाउस से देखी जाती है। रोग ऋण शत्रु में समराइज करते हैं लोग इसको। तो रोग बीमारियां होगी आपकी, तो हेल्थ भी यहीं से देख सकते हो आप। और ऋण आपका डेट हो गया, जो आपका कर्जा है वो हो गया। और शत्रु आपके एनिमीज हो गए, वो यहीं से दिखेंगे। ठीक है। 7th हाउस में पहली बार आपने अपने से बाहर कदम रखा है, आई बैलेंस। तो पहली बार दूसरे आदमी की एंट्री हुई है, वो मतलब पार्टनरशिप वाला पार्ट आ गया इसमें, तो वो आई बैलेंस में आ गया। वाइफ वाला पार्ट आ गया अगर आप मेल है, और अगर फीमेल है तो मेल वाला पार्ट आ गया। तो वो 7th हाउस से देखा जाएगा। पार्टनरशिप, आपकी हस्बैंड और वाइफ 7th हाउस से देखा जाएगा। आपका बिजनेस एक्यूमन 7th हाउस से देखा जाएगा। आपका एग्रेशन, आपकी ताकत जो है आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने की, वो 7th हाउस से देखी जाती है। तो यहाँ तक 7th हाउस के बारे में है। तो आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं 8th हाउस पे चलता हूँ। मेरा सवाल 6th हाउस को लेके, आप बहुत सारे मैंने लोगों से सुना है 6th हाउस में शत्रु का क्या मतलब है, कि हमारे बहुत शत्रु होंगे या हम बहुत शत्रु बना लेंगे। मतलब बहुत कॉमन है, आई नो, बड़ा वियर्ड सा सवाल है, बट आई एम श्योर कि जब शत्रु बोलते हैं तो समझ नहीं आता कि हम बना रहे हैं बहुत सारे शत्रु, या शत्रु जो है। ये बहुत ही रैशनल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और लोग बड़े कंफ्यूज है इसमें। आपने पूछ लिया तो मेरे को बताना पड़ेगा, मेरे को भी ध्यान देते हैं। शत्रु वो जो आपके कंपटीशन में है, कॉम्पिटिटर्स, नॉट शत्रु। तो वो सामने से जो वार करेगा, हार्म करेगा आपको, वो 7th हाउस से देखा जाएगा, 12th हाउस से देखा जाएगा। मैंने बोला ना, आई बैलेंस, सामने वाला पहली बार आया आपके सामने, तो अगर वो गलत एनर्जी रहेगी तो वो आपको परेशान करेगा। वाइफ आपको परेशान करेगी या हस्बैंड आपको परेशान करेगा, अगर एनर्जी मैच नहीं हो रही तो वो शत्रु हो जाएगा फिर आपका। आपको हार्म पहुंचा, डकैती पड़ती है घर के अंदर, डकैत आ जाते हैं, तो वो क्या है, 7th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस जो है आपके कंपटीशन को बताता है। आप 10 लोग एक टीम में हैं, कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा। 1000 लोग एक IIT का एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे आपके शत्रु इन द सेंस कंपटीशन वाले शत्रु है वो आपको उनसे तो आगे जाना ही है ना। तो वो दैट्स बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मिथ है लोगों के अंदर कि वो जो मेरे को शत्रु तो ऐसे नजर नहीं आते ना, जो घोड़े पे चल के आएंगे और वो मेरे को कुछ करेंगे। वो 7th या 12th से दिखेंगे। सो अमित जी, मेरा एक और सवाल है अभी 6th हाउस को लेके, क्योंकि आपने उसमें कहा कि उसमें रोग भी आते हैं। तो रोग मतलब कि जिस हमें लगेंगे रोग, या जो लग सकते हैं, ये क्या बताता है? फ्यूचर बताता है हमें लगने वाले हैं, या ये हमें लग सकते हैं टाइप्स, क्या रहता है इसमें? ये देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है वो 2 चीज़ की स्टडी है, स्पेस एंड टाइम। स्पेस तो हो गया कि जो प्लैनेट्स हमने देखे थे, ये स्पेस है। दूसरा इसका कोऑर्डिनेट है टाइम। वो टाइमलाइन में ही जीते हम लोग। तो टाइमलाइन में जो हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी दशाएं यूज़ करते हैं। तो विश्वामित्री दशा में जो सबसे प्रचलित है, विश्वामित्री दशा, उसमें जो वीक दशा होगी, आपका इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर पड़ेगा तभी आपको डिजीज़ लगेंगे। तो जब 6th हाउस का कनेक्शन खराब हाउसेस से होगा तब डिजीज़ आएगी आपको। वो कौन सी डिजीज़ होगी वो हाउसेस से पता लगेगा, प्लैनेट से पता लगेगा, लेकिन वो टाइमलाइन आएगी तभी होगा वो। अगर वो 2030 में आनी है तो मैं अभी, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, तो उस टाइम पे जाके मेरे को दिक्कत हो सकती है वो, या होगी, प्रेडिक्ट करते हैं हम। तो अगर हम 6th हाउस से रोग देख सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा हाउस है जिससे हम हेल्थ भी देख सकते हैं? वेल्थ की बात तो हमने 2nd हाउस से कर ही दी, हेल्थ वाला कोई ऐसा हाउस जिससे हेल्थ देखी जा सकती है? बड़ा सवाल है। पहली बात तो, अगर 6th हाउस सिक्के के 2 कॉइन है ना, तो अगर बीमारी यहाँ से देख रहे हैं तो बीमारी हेल्थ भी यहीं से देखी जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि 5th हाउस एक्चुअल हेल्थ को बताता है आपको। 5th हाउस आपकी बताएगा प्रॉपर हेल्थ को। अगर एक हाउसेज मेरे से पूछोगे, एक हाउस पूछोगे, तो दैट इज 5th हाउस, जो आपकी हेल्थ को बताता है। अगर मेरे पास हेल्थ वाले हाउसेज भी हैं और डिजीज वाले हाउसेज भी हैं, तो जो जीतेगा वही हो जाएगा। भाई ऑर्गेनिज्म तो मेरे पास हमेशा ही है, बीमारी वाले जो जीवाणु है वो तो चारों तरफ है। जब मेरा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ेगा, जब मेरे प्लेनेट जो हेल्थ अच्छी देने वाले वो कमजोर पड़ेंगे, तब डिजीज पड़ेगी। ये हम एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं, ये पैट सिटी या फिर वो डायग्नोस्टिक
डायग्नोसिस करके देखते हैं, दैट इज सेम। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 7 हाउसेस तक हो गया। ओके, Eighth. जो 8th हाउस है, मेरा ऐसा यकीन है कि एस्ट्रोलॉजी का ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और जो नॉलेज मैंने यहाँ पर शेयर करी है वो तो बस एक शुरुआत है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एस्ट्रोलॉजी को आप जितना एक्सप्लोर करते चले जाते हैं ये उतनी गहरी होती चली जाती है। और हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं या करियर का रूप देना चाहते हैं तो नक्षत्रा मास्टर्स के अपकमिंग लर्निंग सेशंस का आप हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम ऑथेंटिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में लाइव के स्टडीज़ के थ्रू आपको सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लर्न एस्ट्रोलॉजी कमेंट में लिखिए या डायरेक्टली डीएम कीजिए। नमस्कार। 8th हाउस है वो डेथ का हाउस बोला गया। डेथ, डेथ किसकी? फिजिकल बॉडी की। डेथ किसकी? खराब विचारों की, या विचारों की, या एनर्जीज की। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी बोला गया है। ये आपके जो जितनी भी आपकी जो, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराऊं तो 8th हाउस को अगर हम हाउसेज को डिवाइड करते हैं, अर्थ के ऊपर इम्पोज करते हैं, तो नीचे वाला पार्ट आता है अर्थ का, जहाँ पर सनरेज जा ही नहीं पाती, दैट इज हिडन पार्ट, या पाताल लोग बोलते हैं जिसको। तो वहाँ पर रेज जा नहीं पाती, हमें पता नहीं है क्या वहाँ पर। तो आपकी जो हिडन इंस्टिंक्ट होंगी वो 8th हाउस है। हिडन फीलिंग्स होंगी, हिडन रेज होगा, वो 8th हाउस है। आपको जो हिडन मनी मिलना है वो 8th हाउस से देखा जाएगा। इंश्योरेंस मनी मिलना है, लॉटरी जीतनी है, स्पेकुलेशन से पैसा कमाना है, 8th हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि वो गड़ा हुआ धन है, आपको नहीं पता एकदम से बरसेगा चप्पर फाड़ के, वो 8th हाउस से देखा जाएगा। वहाँ पर आपकी स्पाउस का फैमिली पार्ट 8th हाउस से देखा जाता है। कीवर्ड स्पाउस का फैमिली। मेरी फैमिली 2nd हाउस था, मेरा स्पाउस 7th हाउस हो गया, 7th से अगला हाउस उसकी फैमिली है ना। तो लॉजिकली समझाने का प्रयास करो तो 8th हाउस इन चीजों को बताता है। कीवर्ड अगर उठाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के इन एंड अराउंड सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें। तो जो स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट, ये भी ऐसी ओपन साइंस नहीं है ना, ये भी ओकल्ट है, क्योंकि हम उन चीज़ों से डील करना चाह रहे हैं जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। 8th हाउस से देखा जाता है। ओकल्ट जो एस्ट्रोलॉजी है या जो भी ओकल्ट साइंसेज हैं, स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन वाला पार्ट 5th हाउस से भी आएगा, 8th से भी आएगा। जो तंत्र वाला पार्ट है, तांत्रिक वाला, तंत्र वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, राइट हैंड ऑफ गॉड जिसको बोला गया है, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो वो सारी विद्याएं वहाँ से आती हैं, ओकल्ट आ गया। इसके जस्ट बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस आपके हायर सेल्फ को बताता है। एक तो 5th हाउस था आपका, 5th हाउस ने आपको बताया कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी नॉलेज क्या है। 9th हाउस आपके हायर सेल्फ को बताता है, मैं हूँ अमित और मेरी एनर्जी, अल्टीमेट सोल जर्नी मेरी क्या है, वो 9th हाउस से पता लगेगी। दूसरी बात, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन होगी, फॉर्मल एजुकेशन होगी, जो PhD वाला पार्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है, वो 9th हाउस है। रिलीजियस बैंड आपका जो धर्म से जो कनेक्शन है, वो 9th हाउस है। आपका फादर 9th हाउस से देखे जाएंगे। फादर, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो 9th हाउस से देखा जाता है। इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद 10th हाउस से देखा जाता है। हाँ, तो 9th हाउस में जब तक आप डिपेंड हो फादर पे, 9th हाउस, क्योंकि वो वही आपके हायर सेल्फ है। Okay, so 9 is about higher self, 8 is about hidden transformation. हाँ, मैंने बताया ना, अर्थ को अगर मैं इम्पोज करता हूँ हाउसेज को, तो जो नीचे सदर्न पार्ट जो है अर्थ का, जहाँ पर हमेशा सन की लाइट जाती नहीं ना, वहाँ पर अंधेरे वाला पार्ट है। और पाताल लोक उसी को बोला गया, ऐसा नहीं जमीन खोद के मेरे को कहीं जाना है। पाताल लोक वही है जहाँ सनराइज नहीं जाती, जहाँ पर जो हमें दिखाई नहीं देता है ना, तो वो पाताल लोक है। ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज की फॉर्म में समझाने के लिए बताया जाता है कि जमीन के अंदर कोई लोक है, तो वो हमें जो दिखाई ना दे, दैट इज पाताल लोक फॉर मी। तो मेरे लिए वो हो गया। तो वो जो अंधेरा है वो आपके हिडन एनर्जीज, इमोशंस, आपकी वो सारी चीज़ों को बताएगा। 9th हाउस मैंने बता दिया आपको, स्पिरिचुअलिटी, हायर सेल्फ है। आपके रिलीजियस बैंड, आपके फादर और आपके जो धर्म वाला पार्ट है उसको बताता है। आपके जो लॉन्ग ट्रैवल्स है उसको भी बताता है। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल था, हाउ आई कम्युनिकेट बोला था मैंने। 9th हाउस आपके लॉन्ग ट्रैवल को बताता है, और पिलग्रिमेज वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा बताता है वो। तो पिलग्रिमेज वाली यात्राएं होंगी तो 9th हाउस से कनेक्शन बनेगा उसका। 10th हाउस इससे जस्ट अगला हाउस जो बताता है, 10th हाउस आपके कर्म को बताता है, आपके कर्म के स्थान को बताता है। आपका ऑफिस है तो ये 10th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप अपने लिए देखोगे तो।
इसकी जो एनर्जीज हैं 10th हाउस की, ये मतलब कर्म वाले क्षेत्र की, तो वो 10th हाउस से देखे जाएंगे। मेरा नेम एंड फेम 10th हाउस से देखा जाएगा। मेरा स्टेटस क्या होगा 10th हाउस से देखा जाएगा। मैं जब डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने फादर पे, तो मेरे फादर 10th हाउस से देखे जाएंगे। मैं शत्रु पे विन करूंगा नहीं करूंगा कंपटीशन में, 10th हाउस का रोल आ जाएगा उसके अंदर। कार्य क्षेत्र में मेरा कैसा बिहेवियर रहेगा 10th हाउस से। कॉम्पिटिटर्स हम 6th हाउस से देखेंगे और 10th हाउस से पता करेंगे कि हम जीतेंगे कि नहीं। कोई भी एक हाउस, कोई भी एक प्लैनेट आपको रिजल्ट नहीं देता। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स आपको रिजल्ट देंगे। एक टेस्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते ना कि आपको ये बीमारी है। भाई 4-5 टेस्ट करते हैं, क्युमुलेटिव जो बताएगा वो डिसाइड कर लेंगे ये है, तो वही है। 11th हाउस पे आता है। 11th हाउस आपके जो भी आपने कर्म किया है उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो 11th हाउस से देखा जाएगा। आपके जो गेन्स हैं, एक कीवर्ड है गेन्स। अब आपने जो कर्म किया उससे जो गेन्स हुआ वो 11th हाउस हो गया। आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है अचीवमेंट के अगेंस्ट में, आप कोई 10,000 में भी खुश हो जाएगा, कोई 1 लाख में भी खुश नहीं होगा। तो वो जो खुशी वाला जो पैरामीटर है वो 11th हाउस से देख सकते हो, सेटिस्फैक्शन लेवल को। आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ योर लाइफ, सेकंड पार्ट बड़ा सब्जेक्टिव है, किसी का 40 हो सकता है सेकंड पार्ट, किसी का 30 से हो सकता है, मेरे को नहीं ये वैसा पार्ट हो, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ योर लाइफ कैन बी टेल थ्रू 11th हाउस। आपका जो आपके फ्रेंड्स हैं वो 11th हाउस से देखेंगे। फ्रेंड्स, आपका जो एग्रीमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट, चाहे वो शादी वाला एग्रीमेंट हो, चाहे वो बिजनेस एग्रीमेंट हो, रेंटल एग्रीमेंट हो, वो 3rd हाउस है। 3rd हाउस के साथ में 11th हाउस को जोड़ेंगे तब आएगा जो रेंटल वाला पार्ट। 3rd तो कम्युनिकेशन होगा, मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट किया, रेंटल एग्रीमेंट हुआ, तो 3rd मैंने बोला था लिखना है 3rd हाउस, और 11th हाउस एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट फ्रुक्टिफाई होगा नहीं होगा 11th हाउस बताएगा। रिटर्न वाला पार्ट जहाँ पर आएगा वहाँ पे 3rd हाउस। वीजा 3rd हाउस। मेरे को ट्रैवल कहाँ से करना है 9th से करना है, मेरे को ओवरसीज जाना है तो या जाना है, वीजा कहाँ से आएगा 3rd हाउस से आएगा, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो, मैंने भी बताया था। अब 12th हाउस जो है वो लास्ट पार्ट है, लास्ट हाउस है, तो वो आपके जर्नी के एंड को बताता है, एक तरह आपके लॉस को बताता है वो, है ना। मेरा जो लॉस है यानी मेरी जो जर्नी की जो एंडिंग है उसको बताता है वो। उपासना को बताता है वो, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उसको बताता है आपको। आपका जो ओवरसीज ट्रैवल करेंगे, जो लॉन्गेस्ट ट्रैवल होगा आपके लिए, वो भी 12th हाउस से देखा जाएगा। तो वो इन चीज़ों को बताता है। जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन वाला जो पार्ट है, बीमारी हुई, आप हॉस्पिटलाइज होंगे या नहीं होंगे, क्रोनिक डिजीज होगी या नहीं होगी, वो 12th हाउस से और 8th हाउस से भी देखा जाता है। समथिंग हिडन जो पता नहीं था एकदम निकल के आ गया सामने, हिडन था, और 12th हाउस है तो गया काम से, तो भाई हॉस्पिटलाइज। अच्छा, एक और चीज, रिकवरी के लिए कौन सा हाउस देखेंगे? मान लीजिए कि हॉस्पिटलाइज हो गए, बट अब हमें ये भी चाहिए कि रिकवरी, कुछ अगर कोई हाउस बताती हो रिकवरी 5th हाउस बताता है आपका। मैंने बताया था आपको अभी। साथ में और भी हाउसेज हैं जो हेल्प करते हैं इसको। जैसे 9th हाउस आपके हायर सेल्फ को बताता है, तो 9th हाउस को भाग्य का हाउस बोला जाता है। तो ये ब्लेसिंग्स को भी बताता है, जो ब्लेसिंग्स हैं भगवान की जो आशीर्वाद है उसको भी बताता है, तो वो भी हेल्प करता है उसमें। प्राइम हाउस 5th हाउस, जो साथ में कैटलिस्ट वाला काम जो करेंगे वो 9th हाउस है। 11th हाउस सेटिस्फेक्शन को या रिकवरी को बताएगा, और 1st हाउस आपके इन्वॉल्वमेंट को बताएगा कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे साथ हुआ। मैंने बताया था आपको मेन हाउस वही है मेरे बारे में। और 5th हाउस रिकवरी को बताएगा, 9th हाउस ब्लेसिंग को बताएगा, 11th हाउस सेटिस्फेक्शन को बता देगा। एंड 12th इज लॉस। 12th इज लॉस, वो तो अलग प्रोस्पेक्ट में हो गया ना, है ना। अगर रिकवरी नहीं है तो लॉस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी में कितने गहरे जा सकते हो आप, तो वो 12th हाउस से देख सकते हो। 8th हाउस से डेप्थ कितनी है आप में, 12th हाउस से गहराई कितनी है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो उस बात को बताता है। तो ये हाउसेस के बारे में था। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, फिलहाल तो काफी क्लियर है सभी कुछ, बहुत डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में आपने हमें बताया, और काफी डिफरेंट पैरामीटर्स हमें समझने को मिले। अब इसमें हम ग्रहों की बात करें तो कितने ग्रह होते हैं और क्या इन्फ्लुएंस रहता है, थोड़ा ग्रहों के बारे में भी बताएं। ग्रहों के बारे में पहले तो आपको बता दूं कि 2 वर्ड यूज करते हैं हम लोग। एक तो प्लैनेट यूज करते हैं, दैट इज इंग्लिश वर्ड, और प्लैनेट का मतलब तो वही होगा कि जो स्टार है और उसके पास अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट गिर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज प्लैनेट। दूसरा क्या है कि ग्रह जो वर्ड है, दैट इज ग्रैस्प करना, ग्रहण करना,
है ना। आपने शुरू में श्लोक बोला था उपनिषद से, तो वो बड़ा ही अच्छा था। तो वो जो एनर्जी, जो ग्रह, जो भी हम कुछ ग्रहण करते हैं वो ग्रह है किसी से भी। अगर मैं प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ जो बाहर है, तो वो मेरे को जो उस टाइम पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो मेरे को मिलेगा वो बताते हैं उस चीज को, ठीक है। तो ग्रह का मतलब होगा ग्रैस्प करना, राइट वर्ड ग्रह है, प्लैनेट राइट वर्ड नहीं है। ये खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है, ज्योतिष के लिए अच्छा वर्ड ग्रह है, क्योंकि वो ग्रहण को बताता है। वर्ड भी अपने आप में एक स्टोरी लिए होते हैं पीछे, जो आपको मीनिंग पता लग जाता है उन्हीं के, क्योंकि नाम काम के आधार पर रखे जाते हैं। प्लैनेट्स को समझते हैं, अब ग्रहों को समझते हैं। तो ग्रह जो हैं, सबसे पहले जो ग्रह आता है वो सूर्य को डिस्कस कर सकते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, पूरे इन एंड आउट जो सेंटर बनता है वो सन बनता है, ठीक है। अब सन जो है वही हमारे जीवन का आधार है। सन नहीं है तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती अर्थ के ऊपर, साइंस बोलती है इस बात को। तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो हमें नरिश करती हैं, हमें जीवित रखते हैं यहाँ पे। तो वो सन को सेंटर मान लिया गया हमने। अब इस लॉजिक को पकड़ लेते हैं, सेंटर वर्ड। अब इससे समझते हैं कि फैमिली में सेंटर कौन होगा? फादर। तो सन क्या होगा? फादर। तो मेरे को उस ग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो दिख ही रहा है, मैं बिलीव करूं ना करूं उस पे, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फादर को मेरे को देखना है, ठीक है। तो ये फादर हो गया। आपके डिपार्टमेंटल हेड सन, स्टेट के सीएम सन, प्रधानमंत्री सन, रिस्पेक्टिव अगर देश की बात की जाए तो वो उसके वो। तो सन इस चीज को बताता है, सेंटर जो भी कुछ होगा। अब हमारा जो सेंटर है वो क्या है? आत्मा। अगर मैं बिल्कुल सटल लेवल पे जाऊं तो आत्मा है। तो सन क्या बताता है? आत्मकारक बोला गया है उसको, आत्मा को बताता है वो। किसी भी विषय का जो जिस्ट होगा वो सन होगा, ठीक है। अब जो सन वाला, जो जिसमें सन की एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो सन के अंदर ईगो वाला पार्ट, तो हीट भी है उसके अंदर, हीट भी है ना, तो वो तेज है उसके अंदर, है ना। वो डिसिप्लिन है, रूटीन है, निरंतरता है, कंटिन्यूटी है ना। हमें तो हालांकि वो ट्रू नहीं है कि हमें लगता है सन हमारे चारों तरफ घूम रहा है, वो भी ट्रू नहीं है, और चारों तरफ हम भी घूम रहे हैं, वो भी ट्रू नहीं है। आप देखोगे तो वो स्पाइरल मोशन है और पूरी ये गैलेक्सी भी मूव कर रही है और ये सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा है, लेकिन हमारा जो परसेप्शन, हमें लगता है कि सन घूम रहा है हमारे चारों तरफ, उगता है ईस्ट से और इधर छिपता है। अगर मैं न्यूयॉर्क से देखूंगा तो उल्टा दिखाई देगा, वो वेस्ट दिखाई देगा, वो ईस्ट। तो हमारे हिसाब से तो रूटीन को बताता है वो, डिसिप्लिन को बताता है वो। तो वो चीज़ें हमें सन से पता लगती हैं। अगर किसी का सन खराब होगा तो ये चीज़ें डिस्टर्ब मिलेंगी आपको, ये चीज़ें मिलेंगी इसमें। फिर पिता के साथ रिलेशनशिप खराब है, यानी क्या है? सन खराब। सन खराब खराब है ना, उसका मतलब वही कैसे पता लगेगा? मतलब कॉमन सेंस भी यूज करी जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। दूसरा, आपके सवाल तो पूछ सकते हो साथ साथ। जो दूसरा प्लेनेट आता है वो आता है मून। अब सन क्या होगा? किंग होगा। सन क्या है? किंग है। मून को क्वीन बोला गया है, मून को क्वीन बोला गया है। तो जो मून है वो हमारे नरिशमेंट को बताता है, जल तत्व को बताता है, वोटरी है वो। और जो इमोशंस हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते, वो हमेशा वेव में चलते हैं, है ना। तो वाटर की भी कोई शेप नहीं है, तो वाटर उससे कनेक्ट किया गया है। तो जो मून है वो हमारे इमोशंस को बताएगा। अब इमोशंस को देखें तो ममत्व का जो भाव है वो मदर के अंदर सबसे ज्यादा होगा, तो मदर वहां पे आ गई। फादर सूर्य किंग, मदर क्वीन, तो मदर वाला पार्ट यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मदर वाला पार्ट हो गया। तो मदर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। अगर मैं बहुत ही क्लोजली इन चीजों को देखूँ तो, अगर वैसे ईगो ज्यादा है तो भी कोई एनर्जी का ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। वो अलग अलग डिग्री ऑफ क्वांटम क्या है उस चीज का, वो उससे देख सकते हो आप। अब हमारा जो सन और मून बन के जो बनता है वो गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट जो है वो सन और मून से बनी, वो तो किंग और क्वीन से बनती है। तो कंट्रोल किसके पास होगा? सन और मून के पास होगा, राजा और फैमिली का भी ऐसे होता है। हमारी सारी कहानियां मम्मी और पापा के आसपास ही घूमती है। सेंटर तो पिता ही रहेंगे हमेशा। मदर तो डंडा लेके या प्यार से, वो अलग बिहेवियर रहेगा, वो समझ में नहीं आएगा कि कब गुस्सा है कब प्यार है। पापा का एक ही जैसा रहेगा, एक ही चेहरा बना रहेगा, एक ही जैसी बातें होंगी, है ना। तो वो एक जैसा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसको, आप सन को प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। मून का तो चेंज हो रहा है ना, वेनिंग और वैक्सिंग हो रहा है, तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है,
कभी ग्रहण हो, मतलब वो चीजें कभी रहती है दिख ना, रहा है, कभी कभी नहीं डांट दिख दे रहा। रही है, कभी प्यार से खिला दे रही है। कुछ पता ही नहीं है ना। कभी दिन में दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। लेकिन आत्मा से कुछ अटैच नहीं होता, आत्मा से कुछ अटैच नहीं होता ना। सन से क्या अटैच हो सकता है? सन के पास जाओगे तो वैसे हीट फील होगी आपको, है ना। तो मून पे तो चले गए साइंटिस्ट, सन पे जाने की सोच नहीं सकते। तो वो आप ऐसे समझ सकते हैं चीज़ों को। तो फादर वो एंटिटी है जो हमारा सेंटर है। अब उसके बाद आता है हमारे जो मार्स वाला पार्ट है। मार्स जो है वो कमांडर है, वो सेनापति है। अब एक सेनापति कैसा होना चाहिए? एक सेनापति एग्रेसिव होना चाहिए। क्या वो इमोशनल होगा तो चलेगा? वो लॉजिकल होना चाहिए। उसको जैसे वो जो हमारी सिक्योरिटी वाली फोर्सेज रहते हैं, NIA है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको एकदम घुसते ही पता लगाना चाहिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो लॉजिकल होना चाहिए, वो एकदम सूंघ ले चीज़ों को। तो वो लॉजिकल बंदा हो सकता है। एग्रेशन होगा उसका, इमोशन नहीं हो सकते उसके अंदर, होंगे तो वो गया काम से। तो मार्स की क्वालिटीज बताता है, पैशन, एग्रेशन, जोश, करेज, लड़ने की जो क्षमता, परिस्थितियों को जांचने की ताकत, ये सारा मार्स से पता लगता है। सेनापति से आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं कीवर्ड आपको बताता जा रहा हूँ सारे के सारे। तो अगर मार्स कमजोर होगा तो आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा, आदमी लेजी रहेगा, वो लॉजिकल नहीं होगा। क्योंकि वो तो इन एंड आउट लॉजिकल वे में बात करेगा ना, ये ऐसा है तो क्यों और वो वैसा है तो क्यों। वो सिक्योरिटी गार्ड अगर वीक हो जाएगा तो कोई भी घुस जाएगा यहाँ। तो उसका लॉजिकल होना जरूरी है भाई, एंट्री करनी है तो करनी है, आई कार्ड दिखाना तो दिखाना है। दैट्स लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, होता नहीं होता दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये आ गया आपका मार्स के बारे में। उसके बाद मरकरी को डिस्कस कर लेते हैं। मरकरी को राजकुमार बोला जाता है। मरकरी सन के सबसे नजदीक है, छोटा सा प्लैनेट है, और राजकुमार बोला जाता है उसको, प्रिंस बोला जाता है उसको। अब एक प्रिंस है जो युवा है, जो यूथ है, उसकी अपनी समझ नहीं है खुद की। वो जो उसको इन्फ्लुएंस कर देगा उस टाइम पे वो वैसा हो जाएगा। उसको दरबार में किसी ने जो सिखा दिया वैसा मान लेगा। उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हो सकती है जिसके लोगों के साथ वो रहेगा। तो मरकरी में वो बहरूपीय वाला पार्ट रहता है। हाउएवर मरकरी आपके कम्युनिकेशन को बताता है, एनालिटिकल स्किल्स को बताता है, आपकी जो मैथमेटिकल वाला जो पार्ट है ना उसको बताता है, आपके एजुकेशन को बताता है, आपके सिबलिंग्स का भी पार्ट बताता है वो। ये मरकरी बताता है आपको। तो मरकरी एक वर्ड में कम्युनिकेशन, रिटर्न वाला हो, बोलने वाला हो, जो हिचकिचाते हैं लोग, हिचकिचाना मीन्स नॉट द राइट वर्ड, जो फंबल करते हैं या वो हकलाते हैं, स्पीच इश्यूज हैं, मरकरी खराब है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, एनर्जीज ही है ना, ठीक है। तो वो मरकरी खराब होगा। अच्छा, क्या ऐसा कहना, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, कहना सही रहेगा अगर किसी को स्पीच इश्यूज हैं तो डायरेक्टली हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसकी मरकरी थोड़ी खराब हो? प्राइमरीली हाँ, मैंने बोला था ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा आपको जी। ये एक शोध का और एक डिटेल में देखने का विषय है ना। मैं आपको जेनरिक चीजें बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी आउटलाइन क्या है इसकी, ठीक है। तो मरकरी पिन पॉइंट करना है तो देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मरकरी कम्युनिकेशन में दिक्कत है, मरकरी में दिक्कत है ना। अब वो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है बोलने का हो, वो कुछ बच्चे कोडिंग में बड़े अच्छे हैं आजकल, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, बोलते कम होंगे क्योंकि फुर्सत नहीं है बोलने की, वीडियो गेम से या उससे, तो उनका वो कोडिंग अच्छी कर लेते हैं, कंप्यूटर में अच्छे हैं, वो भी तो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना। मरकरी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके लिए अगर अच्छा होना है तो। अगर आपको नहीं पता और उसका अच्छा है तो मरकरी स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल मार्केटिंग वालों का मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा ऐसा? डिजिटल मार्केटिंग 5th हाउस से देखा जाता है। 5th शोबिज, वो कुंडली के 5th हाउस से शोबिज। मरकरी भी कम्युनिकेशन को बताता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, आप पूछेंगे तो बता पाऊंगा। 5th हाउस से शोबिज, जो भी शोबिज है, जो शो ऑफ है, फिल्म इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग, ये 5th हाउस से देखा जाता है। क्रिएटिविटी है ना, आप अपने आप को फेस आगे रख रहे हो, आप अपना कुछ दिखा रहे हो लोगों को, तो दैट्स क्रिएटिविटी। तो जितना 5th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे से दिखा पाओगे आप। तो साथ में अच्छे प्लैनेट्स रहेंगे, अच्छे हाउसेज रहेंगे तो जीत जाओगे कंपटीशन वालों से, 6th हाउस वालों से, शत्रुओं से। तो वो लेकिन प्राइम हाउस 5th हाउस है इसका। तो ये मरकरी वाला जो पार्ट है ये आपके कम्युनिकेशन को बताता है, आपके चाइल्डहुड को बताता है, आपके अंदर जो शरारत भरा बच्चा है उस बात को बताता है, युवा राजकुमार है, ठीक है। उसके बाद हम प्लैनेट ले सकते हैं वीनस को, शुक्र को ले सकते हैं। शुक्र जो है वीनस बोला जाता है इसको। तो वीनस रिप्रेजेंट करता है जो फेमिनाइन क्वालिटी है उसको बताता है, जो बहन है, माता है, वाइफ है, शुक्र उसको बताता है, वीनस उसको बताता है। तो जो लग्जरी वाला जो पार्ट है वो शुक्र बताएगा, कंफर्ट वाला जो पार्ट है शुक्र बताएगा,
आपके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उसको शुक्र बताएगा। बेसिक इंस्टिंक्ट है आपकी रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग, शुक्र बताएगा आपको। आपकी डिविनिटी को शुक्र बताएगा। आप कितना चीज़ों की डिटेलिंग कर सकते हो, बाल की खाल निकाल सकते हो, शुक्र बताएगा। क्योंकि वो राक्षसों के गुरु थे, वो शुक्राचार्य, तो वो गुरु थे वो भी, है ना। तो डिविनिटी और वो डिटेलिंग और वो प्लानिंग एग्जीक्यूशन वो वीनस के पास है। वो धन का भाव, धन का ग्रह भी बोला जाता है इसको, वैभव का भी बोला जाता है, और ये जो चीज़ें बताई मैंने उसको भी वो बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। तो जुपिटर को अगर मैं बोलूँ तो वो गुरु वाली संज्ञा दी गई उनको। तो जो भी आपके एडवाइजर्स हैं, जो एडवाइज करते हैं, गुरु है ना वो, आपके कुछ गुरु हो गए, तो वो जुपिटर से देखे जाते हैं। अब जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो एक्सपेंशन को बताता है, आपके वेट बढ़ने को भी बताएगा। एक्सपेंड हो गई बॉडी ना, तो वो फैट वाला पार्ट भी उसी के पास आ गया। तो एक सेकंड, ये वेट बढ़ने वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का होगा, आई एम श्योर, कि जुपिटर के रहने से वेट बढ़ जाता है, मतलब मैं समझी नहीं। आपने कहा कि इससे वेट भी बढ़ता है। इसकी रेमेडी भी जरूर बता। इसके 2-3 एस्पेक्ट है। जी बताइए। पहला एस्पेक्ट क्या है कि जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो काम कम करता है। आप लंबे बड़े स्तर पे सोचते हैं इसको, जिसको ज्ञान हो गया, गुरु मीन्स ज्ञान, फिर चेले काम करेंगे, स्टूडेंट्स काम करेंगे, तो काम कम करोगे तो वेट बढ़ेगा आपका। दूसरा क्या है कि ये आपके लीवर को भी बताता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस आपके फैटी जो लिपिड जो रहते हैं, लिपिड वाला जो पार्ट रहता है, जो फैट सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। वो अगर डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। तो आप वैसे भी समझ सकते हो उसको। अगर गुरु में दिक्कत रहेगी, दिक्कत मीन्स वो गलत हाउसेज से कनेक्शन है, गलत हाउसेज से कनेक्शन है, तो वेट पुट ऑन होने की टेंडेंसी जुपिटर के अंदर ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो अब ये जो गुरु, अब वो गुरु जो है वो किस टाइप का गुरु है? वो गुरु तो शुक्राचार्य भी थे, मैंने अभी बताया आपको, लेकिन जो बृहस्पति देव गुरु हैं वो ऐसे गुरु हैं जैसे जो सबका भला, बस डिटेलिंग में नहीं जाना उनको, बड़ा है ना, डिटेलिंग में जाएंगे कैसे? तो जो भी आया, कोई अगर कोई ऐसा मर्डरर भी आ गया, वो भी आशीर्वाद मांगेंगे, ठीक है तेरा भी भला हो, है ना। कोई अच्छा आदमी आया तो तेरा भी भला हो। तो वो प्रोस्पेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, वो डिटेलिंग में नहीं जा पाता है। हालांकि गुरु है तो उसको, जो जुपिटर है उसको जीव कारक भी बोला गया है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी जुपिटर से देखा जाता है। वो पोल्यूटेड हो रही है गुड़गांव दिल्ली में, तो जुपिटर खराब हो रहा है, लाइफस्टाइल खराब हो रही है हमारी, तो वो ऑक्सीजन खराब हो रही है, तो हमारी लाइफ अंदर से सारी चीज़ें डिटोरिएट हो रही हैं, तो वो जुपिटर की वजह से ही है। वो जुपिटर खराब हो रहा है उस वजह से। मैंने बोला ना ऑक्सीजन खराब हो रहा है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन पोल्यूटेड हो रही है तो वो हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो जुपिटर वाला पार्ट हमारे जो ज्ञान से आ गया, हमारा ज्ञान वाला पार्ट आ गया सारा का सारा। और जो ज्ञान ले लेता है फिर वो बड़ी चीज़ों पे नहीं जाता, वो सटल चीज़ों पे जाता है। मतलब सूक्ष्म जब हो जाएगा तो बड़ी चीज़ें छोड़ देगा, वो डिटेलिंग में नहीं जाएगा। फिर वो जुपिटर जो वीनस वाला है वो जाएगा डिटेलिंग में, उसको एक एक चीज़ पता। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता, आपने शुरू में पूछा था, अगर वो वीनस वाला एस्ट्रोलॉजर होगा ना तो वो एक एक चीज़ डिटेलिंग में बात करेगा वो। और जुपिटर वाला होगा तो भाई ठीक है तेरी शादी में दिक्कत है, ठीक हो जाएगी जा चला। वास्तु की बात करते हैं, वास्तु ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर वो वास्तु वाला वीनस वाला एस्ट्रोलॉजर, वो वास्तु शास्त्री होगा, वास्तु करता है वो, तो वो एक एक इंचीज़ का हिसाब करेगा वो। जुपिटर वाला होगा तो भाई ये उठा के यहाँ रख दे, ये उठा के यहाँ रख दे, बस आराम से सो जा, ठीक है, सब कर्मों पे ध्यान दे, सब ठीक हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, आप ऐसे चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हो। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको एनर्जी नज़र आएगी, लोगों की पता लग जाएगा ये सैटर्न है, चाहे जुपिटर है या वीनस है, या ये सन वाला पार्ट है। सैटर्न की बात करते हैं अभी। सैटर्न जो है, शनिदेव जो है, वो आज के युग में, अभी के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे जो कर्मों का जो हिसाब है वो शनिदेव के पास है। जो मैंने आपको 10th हाउस बताया था, जो कर्म का क्षेत्र बताया था आपको, आपका जो फेम और नेम और स्टेटस बताया था, और उससे अगला जो मैंने बताया था कि आपको गेन्स होंगे 11th हाउस में, ये दोनों अगर राशियों के लेवल पे देखा जाए तो मकर और जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न जो राशि है, दैट इज गवर्न बाय सैटर्न, शनिदेव से गवर्न है। तो मेरे जो कर्म है उसको जज कौन करेगा? जिसने देखा है, लेखा जोखा शनिदेव के पास है, वो देख रहे हैं। और बेनिफिट कौन देगा?
शनिदेव देंगे। तो मेरे जो कर्मों का जिसके पास लेखा जोखा है और जो मेरे को बेनिफिट देगा, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो शनिदेव वो है। अब शनिदेव क्या है, बड़े दूर हैं, सोलर सिस्टम में पीछे हैं काफी जगह। तो आउटकास्ट जितनी भी चीजें होंगी वो सैटर्न से देखी जाएंगी। आउटकास्ट से क्या मतलब होगा, अगर शादी होगी तो आउटकास्ट हो जाएगी, अदर रिलीजन में हो जाएगी, कम्युनिटी ऊपर नीचे हो सकती है उसमें, वो सैटर्न वाला पार्ट होगा। जो एज्ड जो पर्सन रहते हैं, एज ज्यादा रहती है जिनकी, वो सैटर्न से देखे तो आउटकास्ट हो गया ना, दूर हो गया, एज में दूर हो गया, 0 से शुरू किया 80 पे चला गया। तो जितने बूढ़े लोग हैं सैटर्न से, जो जनता है, पब्लिक है, वो सैटर्न से देखी जाएगी। जितने भी जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं वो सैटर्न से देखे जाएंगे। आम जनता को सैटर्न बताते हैं। तो जो जैसे मार्स के अंदर लैंड आती है, तो सैटर्न के अंदर भी प्रॉपर्टी आती है, सैटर्न से प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, क्योंकि अलग अलग लॉजिक्स हैं इनके। तो वो सैटर्न और मार्स मिलके इन चीज़ों का खरीदेंगे जमीन और कंस्ट्रक्शन होगी, तो सैटर्न से देख सकते हैं उस चीज़ को। सैटर्न हमारे व्हीकल्स को ही बताता है। अब वीनस के अंदर भी ऐसे ही था कि आपको लग्जरी चाहिए तो व्हीकल्स, हमने जिक्र किया था उस चीज़ का, तो सैटर्न भी, लेकिन वो कौन से व्हीकल्स को बताएगा, जो पुराने व्हीकल्स होंगे। अब सैटर्न का टाइम चल रहा है किसी के पास, तो वो पुरानी गाड़ी खरीद जाएगा, है ना। तो वो अब शनिदेव जो है वो आपके ऑब्स्टेकल्स को बताते हैं, आपके क्रोनिक डिजीज को बताते हैं, क्योंकि जो चीज़ समय में जी रही है ना, वो एडवर्सिटी, लॉस, मिसफॉर्चून से बच नहीं सकती है, कोई भी होता है इसमें। भगवान श्री राम से लेकर हमारे तक आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण से लेकर हमारे तक आ जाओ, कोई बच नहीं सकता उससे। दैट इज गवर्न्ड बाय सैटर्न। हाँ, अब सैटर्न जो है वो मेहनत कराने वाला ग्रह है, क्योंकि संघर्ष की बात की मैंने, तो वो आप डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है वो सैटर्न के पास है पूरा का पूरा। विजडम सैटर्न के पास है। गुरुदेव बृहस्पति के पास विजडम बोली थी मैंने, वो गुरु वाली विजडम थी। मैच्योरिटी वाली जो मैंने सीखा है मेहनत करके ओवर द टाइम, एज के साथ में, सफेद बाल करके मैंने जो सीखा है वो दैट इज सीन बाय सैटर्न, शनि से देखा जाएगा। तो मैच्योरिटी वाली जो विजडम है वो सैटर्न से देखी जाएगी, और वैसे विजडम जुपिटर से देखी जाएगी। तो ये सैटर्न है। तो ये शनिदेव की बड़ी महिमा है, तो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो लाइफ में है ना, हमारे कर्म अगर ठीक हो जाएंगे, कर्म को देखते हैं ना, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कर्म, हमारे जो मानसिक कर्म, जो सटल थॉट है हमारे, वो, और जो फिजिकल कर्म है हमारे जो दिखाई देते हैं, वो अगर ये अलाइन हो जाएं और ये ठीक हो जाएं, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी हमारी। तो ये है। तो ये ग्रह हमने 7 ग्रह कवर कर दिए। अब राहु केतु बचते हैं। राहु केतु जो है उसके लिए और भी डिटेलिंग चाहिए। तो राहु केतु की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं जो बताने का मेरा जो प्रयास है वो कीवर्ड्स से है ही है, मतलब कीवर्ड के अराउंड अगर आप समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं, तो आप जल्दी समझ पाते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था अमृत के लिए, तो देवताओं और राक्षसों में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। तो अमृत निकला, 14th डे अमृत निकला तो उसको अब इक्वल बांटना है, लेकिन भगवान विष्णु ने देखा है इनको दे दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी राक्षसों को। तो उन्होंने क्या किया, मोहिनी का वेश धारण किया और अलग से एक पंक्ति बना दी कि इधर राक्षस आ जाओ, असुर आ जाओ, और इधर देवता आ जाते हैं सारे। तो देवताओं को पिलाने लग गए वो। सौर भानु नाम का एक राक्षस था उनका, उसने देखा कि ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंट था वो, तो उसने अपना रूप चेंज किया और वो पंक्ति में जा बैठा देवताओं की, और कुछ बूंदे उसके मुख में गिर भी गई। तभी विष्णु जी ने देख लिया ये तो बड़ी गड़बड़ है, तो उन्होंने अपना रूप वापिस से चेंज किया और सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दैट इज माइथोलॉजिकल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो वो जो सिर वाला जो पार्ट था वो कहलाया राहु, और जो धड़ वाला जो पार्ट था वो केतु कहलाया। तो ये स्टोरी थी इसकी। अब राहु को डिस्कस कर लेते हैं। राहु सिर है, तो अब राहु, सौर भानु ने क्या किया था, कॉन्स्पिरेसी रची थी। तो जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हैं राहु से देखी जाएंगी। उसने झूठ बोला कि मैं देवता हूँ, तो झूठ बोलने वाला षड्यंत्र वाला पार्ट राहु से देखा जाएगा, ठीक है। तो जितना भी इल्यूजन वाला जो पार्ट है वो राहु से देखा जाएगा। उससे पहले आपको एक चीज और बताता हूँ मैथमेटिकल, कि राहु और केतु कोई फिजिकल ग्रह नहीं, इनकी प्रेजेंस नहीं है। जो हमारी अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है, ऑर्बिट जो है ये वाला ऑर्बिट है, और मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है,
ये ऑर्बिट है उसका जो भी है। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, अर्थ का राउंड सन के राउंड में और मून का अर्थ के राउंड में, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑर्बिट्स के इनविजिबल, उन पॉइंट्स को राहु और केतु बोला जाता है। नदर्न पार्ट को राहु, सदर्न पार्ट को केतु बोला जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये अब इन दोनों स्टोरीज को कनेक्ट करता हूँ। अब जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है वो इन नोडल पॉइंट्स की वजह से होता है। तो राहु और केतु की इतनी पावर है जो गवर्नमेंट को भी बंद कर सकता है थोड़ी देर के लिए। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? मून और सन गवर्नमेंट बोला था मैंने, राहु और केतु इल्यूजन, और उसको भी उन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया। 2 घंटे के लिए किया हो, चाहे 3 घंटे के लिए किया हो, चाहे आधे घंटे के लिए किया हो, कर दिया ना, शैडो कर दिया ना। तो कौन है जो गवर्नमेंट को शैडो? टेररिस्ट, टेररिज्म परेशान कर सकते हैं। 1 दिन के लिए करे, 2 दिन के लिए करे, 2 घंटे के लिए करे। साइबर अटैक हुआ कल, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा वो हुआ था, तो वो भी राहु और केतु वाली एक्टिविटी है। वो कर सकते हैं, वो इतनी पावर है उनकी कि वो गवर्नमेंट को भी बंद कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। सन के आगे चलेगी नहीं किसी की, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो परेशान कर ही सकते हैं। अब जितनी भी अंधेरे वाली चीजें होती हैं वो राहु और केतु से देखे जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे फोटोग्राफी, अंधेरे वाला पार्ट हो गया, वो सारा वो राहु से देखा जाएगा। मैं केतु को अलग से बताता हूँ। जो स्पाई वाली एक्टिविटीज हैं, वो स्पाई वाला काम किया था सौरभ भानु ने, तो वो राहु और केतु स्पाई वाला एक्टिविटी जितनी भी होंगी, वो जितने भी सैबोटाज हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, जो सैबोटाज वाला, जो षड्यंत्र वाला जो पार्ट है, वो भी राहु से ही देखा जाता है। जो क्लाउड्स हैं, बादल, वो भी राहु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब राहु की कोई शेप नहीं है, हमारे विचारों की भी कोई शेप नहीं है, तो कंफ्यूजन पार्ट राहु बताता है। क्लाउड हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई शेप नहीं है ना उसकी, कुछ कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। जब विचारों में ऐसा हो तो कंफ्यूजन है ना, मैं एक विचार पे टिक नहीं पा रहा, तो वो कंफ्यूजन वाला पार्ट उससे आ गया। अब जो है, जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन राहु की वजह से, ऑक्सीजन जुपिटर, राहु पोल्यूशन है नहीं है, मार्स फायर। तो जो पराली जलने से जो धुआं हुआ, तो उसने जो यहाँ पे जो दिक्कत करी, तो एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को बड़े लेवल पे भी, मैं ही बताना चाह रहा था। तो ये सारा पार्ट इससे आता है, राहु वाला ये पार्ट हो गया। तो राहु जितना एक्सपेंशन देता है वो, अब राहु का अपना कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो जिस भी साइन में वो बैठेगा, जिस भी हाउस में बैठेगा, जिस भी ग्रह के साथ वो बैठेगा, उसको एक्सपेंड कर देगा वो। क्योंकि मैं इधर से कुछ डालूंगा, पेट तो है नहीं, तो सारा नीचे गिर जाएगा, लिमिटलेस हो गया, लिमिटलेस हो गया ना। तो जो धन चाहिए वो कितना चाहिए? लिमिटलेस चाहिए। पावर चाहिए लिमिटलेस। तो आपको जो आज के जो बड़े मिलेनियर्स दिख रहे हैं, या राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, जो आज के जो गुरु दिख रहे हैं आपको, जिनका साम्राज्य है, बड़े बड़े गुरु, आप मल्टी मतलब आप मीडिया पे देखेंगे, वो राहु की वजह से है। ये राहु वाले गुरु हैं। नॉलेज है लेकिन राहु वाला पार्ट है, क्योंकि इनको पावर भी चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए, बिजनेस मॉडल भी चाहिए, और मैं लोगों की हेल्प भी करूँ, तो ये है। तो ये राहु इस चीज़ को बताता है कि जो भी एक्सपेंशन है, लिमिटलेस एक्सपेंशन जो है, इट कुड बी गुड और इट कुड बी बैड, है ना, वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो वो है। तो ये राहु बताता है। अब केतु को देख लेते हैं। केतु जो है वो जैसे मैंने औरों का बताया था कि जो केतु है वो आपके डिटैचमेंट को बताता है। एक कीवर्ड है डिटैचमेंट। राहु के लिए अटैचमेंट, वेल्थ चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। केतु बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केतु बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कट है वो। तो जो बच्चे आपको नजर आए ना, ये बोलते हैं कि मैं बोर हो गया, मेरे को कुछ नया दो, केतु वाली पर्सनैलिटी है वो। क्योंकि वो एक चीज़ से अटैच ही नहीं होंगे कभी कि मेरे को यही चाहिए, वो अटैचमेंट आएगी नहीं उनके अंदर, इस चीज़ से स्टिक होंगे ही नहीं होंगे वो। अब केतु आपके जो है वो टेलीपैथी को बताता है। आपको जो इंट्यूशन होगी, जो डेजावू होगा, वो केतु बताता है आपको जो पहले से चीज़ों का आभास होता है वो केतु बताता है। क्योंकि यहाँ से और वहाँ की जर्नी ये राहु केतु के ही हाथ में है। ये विष्णु के दो दूत बोला गया है इन्हें, प्रारब्ध का जो संचय है इन्हीं के पास है, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो केतु है वो एक संत की तरह है। जुपिटर तो गुरु की तरह है, ये एक संत की तरह है। संत को कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपकी इज्जत चाहिए, ना आपका अहंकार चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं। खाना दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, चलते रहना है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। जुपिटर को इज्जत चाहिए, जुपिटर की ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मेरे को चले रहे हैं,
और मेरी सेवा करें, मेरी बात माने, वो जुपिटर वाला पार्ट है, क्योंकि उसको वो चाहिए कि एक्सपेंशन तो तभी आएगा जब आपके इन एंड अराउंड आपके पास लो होंगे। तो ये केतु वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये जितना भी टेलीकम्युनिकेशन है वो आपका डिजिटल मार्केट, ये केतु से देखा जाएगा। डिजिटल मार्केट, टेलीकम्युनिकेशन, फोन वाला जो अच्छा, वो फोन वाला, इंटरनेट वाला पार्ट मैंने बताया आपको, ये केतु के अंडर आएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो आप सामने से दिखाओगे, फेम, शोबिज, 5th हाउस है, जो 5th हाउस है, तो केतु इन चीज़ों को बताता है। तो मोरस जो स्पाई वाली एक्टिविटीज़ हैं, पीछे से रहने वाली जो चीज़ें हैं, सामने नहीं आने वाली जो चीज़ें हैं, ये राहु और केतु बताते हैं। ये केतु वाला पार्ट होगा। तो ये प्लैनेट्स के बारे में था। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो शायद आपने शायद ना सुनी हो, कि जो प्लैनेट्स हैं वो बाहर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को दिखाना पड़ेगा ए फॉर एप्पल, तभी उसको समझ में आएगा, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा, मेरे को दिख तो रहा नहीं कुछ भी। तो अगर मैं हमारे अंदर इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा ब्रेन है ना, सन से शुरू करते हैं। जो सन है हमारा वो सेंटर है, तो हमारे ब्रेन का जो सेंटर है वो थैलेमस है। थैलेमस जो बताता है, बेसल गैंग्लिया होता है ब्रेन के अंदर, पूरे में घूमता रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास आती है। थैलेमस एक ही है, सारी सेंटर पॉइंट वही है, तो वो सन का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। मून इज हाइपोथैलेमस, मून इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके सीक्रेशंस को बताता है, हार्मोन्स के सीक्रेशंस को बताता है, आपके नरिशमेंट को बताता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पार्ट जो भी सारा। तो मैंने बोला था मून नरिशमेंट है, तो हाइपोथैलेमस ही होगा। उसके नीचे साइड में सन के, उसके थैलेमस के बिल्कुल नीचे छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको सब थैलेमस बोलते हैं। सब थैलेमस हमारे डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। मैंने मर्करी के लिए बोला था ये, कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बताता है, डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। मैं बता रहा हूँ कि वो ग्रह यहाँ नहीं है, यहाँ है वो ग्रह सारे के सारे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर मैं वीनस को बताऊँ, तो जो आपका निग्रा करके एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, निग्रा, NIGRA, सेंटिया निग्रा बोलते हैं उसको। तो वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट है, कंफर्ट है, उसको बताता है वो। मैंने वीनस के लिए भी यही बात बोली थी, उसको बताता है। ये पार्ट आप मेडिकल टर्म्स है, आप यू कैन गूगल इट आउट, आप देख लें उनके फंक्शन क्या है। सैटर्न जो है वो पुटेमन बोलते हैं उसको, दैट्स इन द ब्रेन। पुटेमन जो बताता है वो एक सर्वेंट वाला काम करता है, वो जो हमारे सेंसरी और मोटार नर्व्स हैं, तो मोटार वाला जो कनेक्शन है बेसल गैंग्लिया के थ्रू थैलेमस के साथ में, दैट विल बी डन ऑलवेज बाय पुटेमन। तो हमारे यहाँ पे सैटर्न है, मैंने बोला था सारा जो पब्लिक वाला जो काम है इधर से उधर करने वाला, कर्मों का जो हिसाब वो सैटर्न के साथ में है, ठीक है। अब मार्स वाला जो पार्ट है, मार्स इज एमिगडाला इन द ब्रेन। एमिगडाला क्या बताता है, आपके एग्रेशन, आपके करेज, आपके पैशन, वो उसको बताता है। वो आपके फाइट एंड फाइट मोड कब एक्टिवेट होगा, मैं कब भागूँ कब लड़ूँ, मैं लॉजिकल थिंकिंग है ना, कब मेरे को पिट जाऊंगा मैं तो भागूँ, और कब मेरे को लड़ना चाहिए, वो तो मैंने बताया। मार्स बोला था ना मैंने, वो सेनापति, तो एमिगडाला ब्रेन के अंदर वही काम करता है वो, ठीक है। अब कौन सा बच गया, जुपिटर है ना। जुपिटर बताता है हमारे ग्लोबस करके एक पार्ट है, ग्लोबस बोलते हैं, ग्लोबस पैलिडस एक पार्ट है जो हमारे एक्सपेंशन को बताता है, वो हमारे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को बताता है। वो आप दोबारा देख लेना और सुन लेना और गूगल कर लेना, वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का पास ग्लोबस पैलिडस के पास है। हम जो एक्सपेंशन चाहते हैं लाइफ में, वो वहीं से केमिकल लोचा शुरू होगा, तभी वो आएगा मेरे अंदर, नहीं तो विचार ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वो वहाँ से शुरू होता है। अब राहु और केतु बच गए शायद ना, तो वो कोडेक्ट करके एक होता है, कोडेक्ट क्या होता है, लंबा पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, उसका हेड जो है वो राहु है, उसका टेल जो है वो केतु है। अब राहु जो है वो आपके जो जितने भी जो षड्यंत्र वाली चीज़ें हैं, जो नेगेटिव फॉर्म्स पे नजर आती हैं आपको, वो राहु से नजर आते हैं सारे के सारे। और जो टेल है वहाँ से डेजावू वाला पार्ट, मैं कहीं गया था मेरे को एकदम नजर आ गया ये क्या है, तो वो केतु वाला पार्ट, वो पार्ट बताता है ब्रेन का। केतु को छोड़ दो आप, वो तो बाहर दिखा, छोड़ दो, वो केतु वो वाला पार्ट बताता है आपको, वहाँ से जनरेट होती है। तो जो मेरे को डिटैच होना है वो पार्ट वहीं से, जो कोडेक्ट है उसका टेल पार्ट बताता है इस चीज़ को, तो यहाँ से ये चीज़ें नजर आती हैं। और जो बेसल गैंग्लिया है ये नक्षत्र है, मैंने बोला था रिदम है शुरू में, तो बेसल गैंग्लिया इज अ लिक्विड, वो रहता है पूरा, तो वो हमारा नक्षत्र है।
तो ये हमारे ब्रेन के अंदर है सारी चीज़ें जो हमें बाहर दिखाई दे रही हैं, और उसके भी सटल अगर जाओगे आप तो एनर्जीज की फॉर्म में नजर आएंगे आपको, हर आदमी के अंदर हर तरफ नजर आएंगे आपको। ये तो हमें हमें इशारा चाहिए कि हमें कहाँ से मैं लोगों को समझा सकूं तभी उनको समझ में आए, तो उसके लिए हमने ये चीज़ें ढूंढी हैं। तो ऋषियों की खोज थी तो उन्होंने बाहर से ढूंढ ली। पहले प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून को भी माना जाता था, लेकिन वो दूर हो गए तो उनको मानना छोड़ दिया, तो वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल अभी नहीं मानते लोग, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं उन चीज़ों को। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये केमिकल लोचा जो हो रहा है अंदर, वो बाहर से भी देख सकते हैं आप और अंदर से बाहर भी नजर आ सकता है आपको। इसी बिल्कुल। वजह से मेडिटेशन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, एक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो एक्सप्लेन किया वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स सुन रहे होंगे उन सबको पता चला होगा कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इसी एस्ट्रोलॉजी से एक सवाल आता है, क्योंकि हिंदू बेस्ड है काफ़ी एस्ट्रोलॉजी जो है, वो एस्ट्रोलॉजर्स भी काफ़ी हिंदू बेस्ड होते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या ये दूसरे रिलीजन के लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो हर रिलीजन से हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, हर रिलीजन से आते हैं। तो जो ओपन है थोड़ा सा चीज़ों को सुनने के लिए, समझने के लिए, वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है अगर उसके पास वो पोटेंशियल है सीखने का। तो इसका रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं। हर रिलीजन में कोई ना कोई फॉर्म है जिससे वो प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं लोग, तो वो कर सकते हैं। रिलीजन कोई बार नहीं है इसके लिए। तो बहुत सारे लोग ये भी आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मोटिवेट भी हुए होंगे, और आई एम श्योर कि इसका सर्टिफिकेशन और कोर्स अगर कोई बच्चा आपके थ्रू या कोई भी आई थिंक फीमेल जो घर रहती हैं वो आपसे सीखना चाहें, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं लाइक? बिल्कुल धारणा, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, ऑफलाइन भी सिखाता हूँ। मेरे से सीखना चाहे वो सीख सकता है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया था कि किसका ब्रेन किस तरीके का है, एक्टिविटीज़ किस तरीके की है, वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है कि मेरे को किस पाथ पे जाना है। बड़े बड़े स्कूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को, और ये यात्रा खुद की है। अच्छा टीचर आपको मिल जाए आपका सौभाग्य है, वहाँ से आपकी यात्रा खुद की है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। सर्टिफिकेशन से ज़्यादा, दैट्स माई थॉट, कि आपकी नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको हेल्प करेगी खुद को एक्सेल करने में और लोगों को हेल्प करने में। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है जब हम एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों को इतना डिटेल में जानते हैं, कि अगर सब कुछ ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है हमारी लाइफ में, तो फिर हमारा एज ए ह्यूमन क्या रोल रहता है? ये समझना एक बहुत डिफिकल्ट। तो आपको क्या लगता है कि फ्री विल है? व्हाट योर टेक? फ्री विल है? मुझसे पूछेंगे तो हाँ, मुझे तो ऐसा कि फ्री विल लगता है। मैंने डिसाइड किया कि मैंने बोतल उठा लिया, मैंने पानी पीना है और मैंने पानी पिया है, दैट्स फ्री विल। ओके, फ्री विल के लिए मेरे को आपको 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। फ्री विल है और नहीं है, इसके दोनों पॉइंट्स डिस्कस करे जा सकते हैं। सबसे पहले जो फ्री विल है, वो उसका जो बेस बनता है वो लॉ ऑफ कॉजेलिटी बनता है। कॉजेलिटी इज कॉज एंड इफेक्ट। हम लोग स्पेस एंड टाइम में जी रहे हैं। स्पेस हमने डिस्कस कर लिया, स्पेस इज प्लैनेट्स, अर्थ, ये वो जो भी कुछ है। अब टाइम में हम जी रहे हैं। हम टाइम हमारा एक लीनियर वे में चलता है। इधर मैं आई सी कि मेरा पास पीछे है या साइडवेज, अलग बंदे को अलग अलग दिखाई देता है मेरा पास किधर है। आप पूछोगे बताओ पास में गया था, तो पीछे देखेगा या साइड में देखने की कोशिश करेगा। टाइम लाइन उसने क्या बनाई है? तो टाइम में जो भी चीज़ें चलती हैं वो कोज एंड इफेक्ट से चलती हैं। कोज अफेक्ट, और जो अफेक्ट होगा वो अगले के लिए कोज बन जाएगा, है ना। जब कोज एंड इफेक्ट में हैं चीज़ें, तो वो कैसे फ्री विल के अंदर आ गई, है ना। मेरी बात समझना कि मैंने कोई कोज, मेरा कोई कोज जनरेट हुआ, उसका कोई अफेक्ट है ना, तो वो उस कोज की वजह से अफेक्ट आया, तो उसमें फ्री विल का कोई रोल नहीं है। मैंने कुछ किया था पास्ट में, है ना वो चीज़। तो मैंने कल कुछ खाया था जिससे आज मेरा पेट खराब हो गया, तो रूट्स तो कहाँ हैं? पास्ट में है उसके, उसकी वजह से आज मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने आज स्टडी करी है, उसका बेनिफिट मेरे को आज शाम को मिलेगा या कल सुबह मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा, इमीडिएट, आफ्टर 1 सेकंड मोमेंट, सिंपल। तो इसका मतलब ये कि लॉ ऑफ कॉजेलिटी लगता है इसके अंदर, कोज एंड इफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात आपको बताता हूँ मैं कि हमारा ब्रेन जब इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है ना, वो तो जो प्रोसेस होने की जो प्रक्रिया है किसी भी डिसीजन को लेने की, वो इन बिटवीन का ब्रेन को नहीं, हमें नहीं पता लगता। हमें कंक्लूजन पता लगता है, पीछे की चीज़ हमें नहीं पता लगती। हमें नहीं पता क्या कैलकुलेशन चल रही है पीछे,
हमें तो डिसीजन दिखाई देगा बोतल उठाने का, तो उसकी रूट्स भी पीछे गई। पहले बात कैसे गई पीछे, कि पहले मेरे अंदर फीलिंग्स आएंगे, फीलिंग से उठेंगे विचार, विचार से आएंगे एक्शन, तो फीलिंग उसके लिए जिम्मेदार है। तो जब मेरी फीलिंग, और फीलिंग कहाँ से आई, जो रिदम नक्षत्र वाली जो बात कह रहा था मैं, उसकी रूट्स जाएंगे फिर पास्ट लाइफ और प्रीवियस लाइफ में जाएंगे हमारे। इसलिए इतना डिस्क्रिमिनेशन है, कोई गरीब पैदा हुआ, कोई अमीर पैदा हुआ, किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। 10 स्टूडेंट बैठे हैं, 2 को समझ में आता है, 6 को समझ में नहीं आता है, 2 ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है कि सबकी यात्रा अलग अलग है। तो यहाँ पर जो सवाल है, अब फ्री, ये तो ये हो गया कि कॉज एंड इफेक्ट में आ गया। अब लॉ ऑफ कर्मा भी समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कर्मा जो है वो भी कॉज एंड इफेक्ट के तहत ही आता है, कि मैंने कुछ किया तो उसकी वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जैसा आपने बोया वैसा आपको मिल गया। तो मैंने पास्ट में कुछ एक्शन किया, उससे अफेक्ट मेरे को अभी है। मैं टेक्निकली जा रहा हूँ थोड़ा, लेकिन और समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, कि मेरे संचित कर्मों में से कुछ कर्म मेरे डिप्लॉय हो गए इस लाइफ के लिए, जिसको प्रारब्ध बोला जाएगा। अभी मैं जो कर्म करूंगा वो क्रियामान कर्म है, जो अभी मैं कर रहा हूँ मैं, और इसका रिजल्ट मेरे को आगामी कर्मा यानी मेरे फ्यूचर के कर्मों में मिलेगा। तो अभी मैं जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ उसका मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, और जो पास्ट में मैंने किया था उसका प्रेजेंट में मिलेगा। चेन तो ये चल रही है ना, तो फ्री विल कहाँ से आ गई इसके अंदर? अब वो पहली बात, और दूसरा मेरी इम्पल्सेस जो हैं वो उठी कहाँ से, सबकॉन्शियस माइंड से उठी हैं सारे के सारे। वो सबकॉन्शियस मेरा डीप रूटेड है पास्ट लाइफ प्रीवियस लाइफ से, जो भी मेरे इनहेरेंट चीज़ें हैं। तो ये साइंटिफिकली होगा। अब इन्हीं चीज़ों से ये पता लगता है कि फ्री विल नाम की चीज़ नहीं है, फ्रीडम नाम की चीज़ हो सकती है। फ्री विल नहीं है, विल में तो ये होगा ना मैंने किया। और स्पिरिचुअलिटी का पूरा बेस ये है कि मैं करता नहीं हूँ, आई एम नॉट द डूअर। ये नेचर है डूअर, ये परमात्मा है डूअर, मैं डूअर नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के बाद ये बोलना शुरू करते हैं कि भाई धनुष उठा, क्या कर रहा है तू, धनुष उठा और वार कर सामने। तो ये तो फ्री विल वाली बात आ गई, कि भाई फ्री विल वाली बात आ गई। लेकिन बार बार ये बात भगवत गीता में आई है, 13वें अध्याय में तो काफी बार रिपीट हुई है, कि जो भी कुछ है वो प्रकृति के अधीन है। जो भी कुछ है वो प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति के पपेट्स हैं हम लोग। जो रिदम है, जो सिंक्रोनोसिटी है रिदम की, जो एल्गोरिदम है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं, और उसकी रूट जाती है पास्ट में, प्रीवियस लाइफ में, या अभी इमीडिएट पास्ट में, तो उसमें जाती है। तो फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ डेस्टिन्ड है। अब क्या है कि मेरी फीलिंग उठी, मैंने कुछ किया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ ये, जबकि ये नहीं पता कंडीशनड माइंड कर रहा है। मैंने बोतल का पानी ऐसे तो नहीं पिया, मैंने बोतल में इसमें डाल के तो नहीं पिया, क्योंकि मेरा ब्रेन कंडीशनड है कि मेरे को ऐसे टैप ओपन करनी है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज खोल के, और फिर मेरे को पीनी है। वो कंडीशनड माइंड है, कंडीशनड माइंड से निकल रही चीजें हैं। तो कंडीशनड हैं तो पहले से डली हुई है फ्लॉपी में, तभी वो हो रही हैं। तो फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये इस डिबेट में है। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जैसे एस्ट्रोलॉजर सब कुछ जानते हैं, उनको वो आगे का फ्यूचर बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उनके पास रेमेडीज भी होती हैं सारी, तो अपनी खुद की लाइफ क्यों नहीं सिक्योर कर लेते हैं? जैसे उनको ये भी पता होगा शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, जो भी XYZ है। इसका सबसे पहले तो ये कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक इंसान है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट एक इंसान है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक इंसान है। तो आप ये देखिएगा कि जो आंखों का डॉक्टर है उसकी आंखों पे चश्मे मिल जाएंगे आपको, और जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा उसकी सर्जरी, उस पर भी ओपन हार्ट सर्जरी या फिर बॉल डल चुके होंगे, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होंगे, तभी उसने उस तरह की स्टडी करी है। आप समझ ना, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानता है, और वो भी एक इंसान है, उसकी भी लाइफ में इवेंट होते हैं, और उसका भी प्री डेस्टिन्ड चीज़ है, तो उसी हालात में वो जी रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि विद अवेयरनेस वो उस कंडीशन में चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। अब एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बताता हूँ इसका। मैंने बताया था कि जुपिटर, सैटर्न और केतु अच्छे होंगे तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। साथ में 8th हाउस, सैटर्न आउटकास्ट प्लैनेट, केतु डिटैचमेंट वाला प्लैनेट, 8th हाउस मिसफॉर्च्यून ऑब्स्टेकल्स वाला हाउस, तो उसके लाइफ में तो वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहेंगी। कहाँ से धन मिलेगा उसको? एक सही एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो स्पिरिचुअल होगा, और चीज़ों को देखते हुए भी अवेयरनेस आगे बढ़ेगा। ऐसा मैनिपुलेट वो कुछ भी नहीं कर सकता किसी के लिए। ये मिथ है सोसाइटी में, जो अवेयरनेस नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान है, उसको जस्ट कुछ चीज़ें रीड करनी आती है, वो बता सकता है आपको। जैसे कोई डायग्नोसिस करके, आप स्कैन करके आप भी बता सकते हो कि आपका हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है,
या आपको अगर आपका लिपिड प्रोफाइल देख के आप बता सकते हो कि हार्ट अटैक या कुछ कार्डियक अरेस्ट आ सकता है आपको, तो ये इतना ही है। और हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी अलग से कोई विद्या नहीं है, अलग से कोई साइंस नहीं है, ये हमारे सबके जीवन का हिस्सा है। कैसे? जैसे आयुर्वेद हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे योगा हमारे जीवन का हिस्सा है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। गुरुकुल में सभी जो विद्यार्थी होते थे पुराने टाइम में, गुरुकुल जब कल्चर था उस टाइम में सभी को ये धनुर्विद्या के साथ में ज्योतिष भी सिखाया जाता था, क्योंकि ये खगोलीय ज्ञान भी है, गणनाएं भी हैं। तो ये एक सभी के लिए एक साइंस है, ना कि अलग से एक वैसा बन गया कि हाँ एसएमई जो होगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो बनता है, वो ज़्यादा अच्छे से देख पाता है तो बता सकता है आपको, अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल होगा तो इस बात को, एक तो ये मिथ हटना चाहिए कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, टाइम और स्पेस में जी रहा है, तो वो भी लॉ ऑफ कॉजेलिटी के अंदर ही आता है, तो अपना कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, वो भी वैसे ही जीवन जिएगा अपना जैसा चल रहा है। मैंने एक मूवी देखी थी अभी एक लास्ट वीक, 127 आवर्स, एस्टन करके एक हीरो था उसके अंदर। हाँ, तो उसमें वो बंदा जो था वो एक ट्रेंच में नीचे गिर गया, खाई में नीचे गिरा, और एक हाथ उसका चट्टान से दबा था पूरा, और उसकी कोट थी जो मेरे को याद है छोटी सी, उसने बोला कि मिलेनिया से, लाखों वर्षों से ये चट्टान मेरा वेट कर रही थी, जब से मैं पैदा हुआ तब से हर सेकंड में इस तरफ बढ़ा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे गिरूँगा। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। इस प्रीडेस्टिन्ड वाली बात से एक मेरा सवाल है, जैसे कि हमने काफ़ी चीज़ें इस बात से समझी कि सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है। इस केस में तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको ऐसे भी समझेंगे कि जब सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? अगर सब लिखा ही हुआ है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये तो मेरे से भगवान ने कराया, मैंने थोड़ी किया है, तो लिखा था पहले से, मेरे हाथ से ही होना था। वेरी ट्रू। ये मेरी आत्मा है, मैं एक सोल हूँ, उसके साथ इग्नोरेंस है, उसके साथ माया है, और माया के अधीन ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ तो अच्छा हो रहा है, बुरा कर रहा हूँ तो बुरा हो रहा है, और जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ये माया को हटाने की है। माया वर्ड या इग्नोरेंस बोलो, अच्छा वर्ड इग्नोरेंस है। अंधकार में जी रहा हूँ, मेरे को कुछ रस्सी, मेरे को सांप नजर आ रहा है, तो वो मेरे लिए एक इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, मेरे को पता ही नहीं क्या चीज़ है वो। तो हमें उसको समझना होगा पहले तो ये। दूसरी बात ये कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो मेरे कर्मों को अलाइन करने का काम करती है, मेरे कर्मों को अलाइन करने का काम करती है, मेरे लिए वो सोट एनालिसिस करती है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उसमें अगर मैं जीऊँगा तो अपने क्वांटम में मैं ग्रो कर पाऊँगा। कैसे ग्रो कर पाऊँगा? कि हम सभी अपने बच्चों को पुश करते हैं कि तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, उसके अंदर तो सचिन तेंदुलकर बैठा हुआ है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। आप एक स्पोर्ट्समैन को अगर आप स्टडी में अगर एक्सेल कराएंगे तो वो कहाँ से अच्छा कर पाएगा? बात समझ रहे हो आप? तो मेरा ये है कि हमें क्वांटम देखना पड़ेगा। अगर हम फिश को पेड़ पे चढ़ाने की ट्रेनिंग देते रहेंगे तो वो काम नहीं करेगा। वो हमें देखना है क्वांटम ऑफ सक्सेस, या क्वांटम किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है। तो कर्मों को अलाइन करने का काम ज्योतिष है, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट फिक्स है, मेरे जो क्रियामान कर्म है वो फिक्स नहीं है, कॉन्शियस ब्रेन फिक्स नहीं है। मैं इसमें जो करूंगा वो मेरे को आगे मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट में कुछ तो मेरे को मिला है पीछे से, इग्नोरेंस वाला पार्ट। अब मैं अवेयरनेस के साथ उस इग्नोरेंस को हटा के जो कर्म मैं भी करूंगा मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन उस क्वांटम का सक्सेस डिसाइडेड है। आपको जो सिचुएशन झेलनी है, जो इवेंट होने हैं वो फिक्स हैं। उस इवेंट के अगेंस्ट में आप जो रिस्पॉन्स दोगे, जो कॉन्शियसली आप उन चीज़ों को देखोगे, वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। तो ये चीज़ नहीं, हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को अलाइन करना है, और ज्योतिष उसी का नाम है। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि हम कितना भी प्रीडेस्टिन्ड की बात करें, अगर हम चाहें तो अपने अच्छे समय में और अच्छे काम करके, अच्छे से मेहनत करके उसी समय में बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो होना है वो होगा ही। अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि कोई राहुल गांधी पैदा हुए, उस टाइम पे कोई और भी पैदा हुआ होगा जी। वो किस परिवार में पैदा हुआ, उसी टाइम पे दूसरे उसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड या थोड़ी सी दूर पे कोई और भी पैदा हुआ होगा। वो एक फ्रूट वाले के घर पैदा हुआ कोई बच्चा, उसकी एक छोटी सी रेहड़ी है, उसको फ्रूट बेचता है। तो वो जो हम फिक्स पार्ट तो देख लेते हैं, लेकिन हम जो फ्लेक्सिबल पार्ट है उसको रीड नहीं करते हैं, इसलिए हमारी प्रेडिक्शन भी गलत होती है। क्या फिक्स पार्ट की शेयर बोलते हैं उस चीज़ को, SEER,
है ना, सोशल अपब्रिंगिंग क्या है किस बंदे की, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और रिलीजियस बैंड क्या है उसका, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब उसका क्वांटम दोनों का सेम है, राहुल गांधी और ए पर्सन का सेम है, लेकिन वो क्या सोचेगा कि मैं एक फ्रूट की दुकान से 4 फ्रूट की दुकान कर लूँ, उसके लिए वही बहुत बड़ी सक्सेस है। मेरा शोरूम हो जाए फ्रूट का, कोई बड़ी मैं ऐसा कुछ रिलायंस फ्रेश टाइप कुछ आउटलेट खोलूँ, और राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं वहाँ पर, पीएम बनने के लिए सपने देख रहे हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो फिक्स है, लेकिन हमारी कॉन्शियस सोच फिक्स नहीं है। जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में हम अपने डिसीजन से मेहनत जो करेंगे वो हमें उस क्वांटम तक लेके जाएगी, उस क्वांटम के बाहर नहीं जा सकते आप, उस क्वांटम के अंदर ही आप घूमते रहोगे। इसलिए कुछ जो प्रारब्ध कर्म है वो अगेन संचित कर्म बन जाएंगे और आपको अगले जन्म में फिर मिलेंगे आपको वो। तो ऐसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो चीज़ों को। जी, तो काफी हमने डिस्कशंस ऑलरेडी काफी डिटेल डिस्कशंस कर लिए। वैसे मुझे लगता है एक पॉडकास्ट पूरा नहीं बैठेगा कंप्लीट जानने के लिए या और भी जानने के लिए आपसे, बट अब कुछ क्विक रेमेडीज और मिथ्स की बात कर लेते हैं जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो शुरू करते हैं एक बहुत छोटे से मिथ से कि आजकल बहुत स्विच वर्ड्स चल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे मैं आजकल ट्रेंडिंग रील्स देख रही हूँ जिसमें कुछ स्विच वर्ड्स दिए जाते हैं, जिसे बोला जाता है कि पूरे दिन में कभी भी कितने बार भी आप अगर उच्चारण करेंगे तो आपको जो है वो सडन पैसा, सडन आपको फेम या सडन आपको रिलेशनशिप ठीक आपकी हो जाएगी। तो क्या ये स्विच वर्ड्स होते हैं और ये काम करते हैं? स्विच वर्ड, आप ये सोचिए कि जो वर्ड्स हैं आप उसको लिखते हैं कहीं पे या कुछ भी करते हैं, तो उससे आप कॉन्शियसली अवेयर होते हो कि ये ऐसा है मेरे साथ में, उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करता है। आपके डेस्टिनी में अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा नहीं आएगा, क्वांटम में ही पैसा आएगा। पहली बात तो ये। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो कर्म करने से कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। क्लियर है ये बात? आपको कर्म करने पड़ेंगे विद अलाइनमेंट विद योर चार्ट। आपकी स्ट्रेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, मेहनत की बात नहीं कर रहा, स्मार्ट वर्किंग की बात कर रहा हूँ कि मेरे को एक्चुअली मेरा कैलिबर क्या है, मैं कैसा पर्सन हूँ, मेरे को किस फील्ड में एक्सेल कर सकता हूँ मैं, तो वो करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे चलन थोड़ा सा अलग है, हम तो एक ही उसमें चलते हैं, इसलिए स्ट्रेस होती है बच्चों को, इसलिए परेशान होते हैं बच्चे, डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे। उसका कैलिबर है डांस करने का, हम उसको चाह रहे हैं नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है, उसको गाना गाना है, नहीं तेरे को डॉक्टर बनना है, तो वो अगेन हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस होती है। अल्टीमेटली एनवायरनमेंट तो वही मिलेगा उसको, डेस्टिनी है, क्योंकि पहले कुछ होता नहीं था ऐसा। ये डिजिटल मार्केटिंग या फिर ये इंटरनेट पहले तो होता नहीं था कुछ, आकाशवाणी होती थी पहले, तो वो वाली दिक्कतें तो थी नहीं, ये अभी आई है दिक्कतें एवोल्यूशन के साथ में। अच्छा, इवोल्यूशन से मेरा एक बहुत अहम सवाल कि आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कराते हैं क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल है अब नेट पे। तो डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट और डिसबेनिफिट रहा है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, उसको थोड़ा एम्फसाइज करेंगे। एस्ट्रोलॉजी को इसका काफ़ी बेनिफिट मिला है। एस्ट्रोलॉजी जहाँ पर इंडिया तक ही सीमित थी वो अभी ग्लोबल पार्ट बन चुकी है, सभी लोग देखते हैं उसको और अवेयरनेस आ रही है लोगों में, है ना। तो अभी 2 कैटेगरी हैं, जो बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन दोनों एस्ट्रोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, एटलीस्ट जानते तो हैं एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ है, तो वो अच्छी चीज़ है। सिर्फ ज़रूरत है कि राइट अवेयरनेस होती जाए इसके ऊपर। थोड़ा शोध का विषय है, क्यों? क्योंकि वो लिखा गया था पता नहीं कब, सनातन धर्म के अनुसार देखें तो समय से पहले लिख दिया गया, तो समय जब से तब से वेद है, तब से ज्योतिष है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें शोध का विषय कि आज के टाइम में उसको कैसे इवॉल्व करके देखा जाए। लोग पुराने टाइम में जो श्लोक थे उसी पे चिपके हुए हैं कि इसका ये मीनिंग है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। उसको कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेट करके चीज़ों को डिकोड करना पड़ेगा, ताकि जैसे आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस है, जैसे पतंजलि योग सूत्र की एक्सेप्टेंस है, वैसे ही ज्योतिष की भी एक्सेप्टेंस है। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष पूरा मैथमेटिकल है। जो डेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, मतलब डेट चेंज होती हैं, है ना, सन पे बेस्ड है ना वो, लेकिन जो तिथियां हैं वो पूरे ग्लोब में एक जैसी रहती हैं, क्योंकि वो मून से उसकी कैलकुलेशन है, वो पंचांग से देख सकते हैं लोग, ज्योतिष का पार्ट है, तो कंप्लीट मैथमेटिक्स है। और ये आज से नहीं, हजारों साल से। लगद एक ऋषि थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में ये बता दिया था कि अर्थ की तीसरी मोशन भी होती है, वॉबलिंग वाली मोशन भी है। कोई दूरबीन नहीं थी, कोई टेलीस्कोप नहीं था, मैथमेटिक्स है। तो ये अवेयरनेस जानी चाहिए लोगों तक और इस पे इवॉल्व करना चाहिए। रादर जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो हाफ बेकन नॉलेज के साथ में रेमेडीज बेच के जो पैसा कमाना जिनका मकसद है, उनकी वजह से थोड़ी धूमिल हुई है इसकी छवि एस्ट्रोलॉजी की। अदरवाइज ये डिवाइन साइंस है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। छेड़छाड़ इन द सेंस आपको गलत तरीके से इसको
पेश नहीं करना चाहिए। और ये हर चीज़ के साथ हो रहा है। आप देखिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, योगा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ऋषिकेश जाइए तो वहाँ पर 21 दिन में एनलाइटनमेंट मिल जाएगी आपको, आप जाग जाएंगे, एकदम कुंडलिनी जागृत हो जाएगी आपकी। तो हर जगह हो रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी चूंकि रेमेडीज के नाम पर फेट चेंज करने की जो दावे करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा धूमिल हो जाती हैं चीज़ें। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये फायदा है, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये फायदा है कि लोग अवेयर हों, सही चीज़ के बारे में जानें। तो ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर दोनों का फायदा हो रहा है। जो फेक एस्ट्रोलॉजर है उनके बहुत फायदे हो रहे हैं, क्योंकि वो कॉमन चीज़ों के सॉल्यूशन दे दे के अपने व्यूज़ कमा रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं और सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। नितिन, छोटा सा बात ये है कि जो शॉर्ट्स हम देखते हैं वो हो सकता है क्लिप निकाल के कुछ और बता गया, तो कंप्लीट प्रोस्पेक्ट देखना जरूरी है किसी को ब्लेम करने से पहले। लेकिन हाँ, हमें अवेयर करने की जरूरत है कि सही नॉलेज जानी चाहिए कि आप किसी का फेट चेंज करने का दावा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। तो एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता लगे कि कौन सा जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, किससे कंसल्ट करे, किससे ना करे? क्योंकि हमें तो इसकी नॉलेज है नहीं, हमें तो हर कोई अच्छा लगता है, हर किसी की रेमेडी भी अलग होती है। एस्ट्रोलॉजर जो है, सबसे पहले उसका स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, डाउन टू अर्थ होना बहुत जरूरी है। उसका जो बातें करेगा वो टू द पॉइंट करेगा, वो घुमा फिरा के बातें नहीं करेगा वो। तो वो आपको पहचानना पड़ेगा, आपकी खुद की दृष्टि या आपका अवेयरनेस इतना होना चाहिए कि आप सही आदमी की पहचान कर पाएं, ईमानदार आदमी की पहचान कर पाएं। जैसे आप एक अच्छे डॉक्टर को पहचान लेते हैं ना, वैसे ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी पहचानना पड़ेगा। रेमेडीज की जहाँ तक बात है, तो जनरल रेमेडीज जो लोग बताते हैं वो काम नहीं करती हैं। पर्सनलाइज रेमेडीज काम करती हैं, वो भी आपके क्वांटम जो आपका बैंड है उसमें पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, आपकी जो आकांक्षा है और आपका जो एफर्ट है उसके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए है। वो आप कर सकते हो विद इन बैंड, तो वो कर सकते हो। इसलिए रेमेडीज अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। तो जनरल रेमेडीज काम नहीं करेंगे, वो जनरल काम करेंगे। पर्सनलाइज रेमेडीज जो आपके चार्ट को डिकोड करके बताई जाएंगी, वो आपके लिए खुद की दवाई होगी, आपके लिए काम भी करेगी उसी बैंडविड्थ में। तो मतलब आप ये रेकमेंड करते हो कि अगर किसी को कोई रेमेडी चाहिए तो उसको एक कंसल्टेशन करनी जरूरी है, ऐसा सिर्फ रील्स देख के या किसी की बातें मान के रेमेडीज? एग्जैक्टली, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि रेमेडीज जो है वो एक तरह से मेडिसिन है। आप बीपी की दवाई तो खा रहे हो, लेकिन साथ में आपको डायबिटीज भी है, तो वो इधर फायदा करेगी तो नुकसान भी कर रही होगी। आपको एक मिडल वे चाहिए जो आपको इधर नुकसान ना करे, एटलीस्ट एक दवाई। तो ये नुकसानदायक है, छोटा ज्ञान हमेशा परेशान करता है आदमी। जी, तो ये जो काफी मंत्रास वगैरह चल रहे हैं आजकल, काफी ट्रेंडिंग देख रही हूँ मैं, हर जगह कुछ मंत्रास की बात बोल दी जाती है कि इतने बार चैंट कर ले। अगर हर कोई उस मंत्र को चैंट करता है तो क्या उससे कोई नुकसान या कोई फायदा होता है? देखिए, पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा मंत्र आपके लिए है। आप वेदों के अंदर 80% कर्म कांड की बात की गई है, पुत्र प्राप्ति के लिए, बारिश होने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करा गया है। तो उस कर्म कांड के साथ में नियम आते हैं, रूल रेगुलेशन आते हैं, स्ट्रिक्ट रूल आते हैं। कोई आप फास्ट करते हो तो उसमें आपके रूल रेगुलेशन आते हैं, लेकिन निष्काम भाव से आप कुछ करते हो तो उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप किसी डिजायर के लिए कोई मंत्र आप करना चाहते हो तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। कोई जो एलिजिबल पर्सन है, गुरु टाइप या कोई जो अच्छा इंसान है जो जानता है उस बारे में, वो आपको बताए कितना करना है, कैसे करना है, तो आपको ज़रूर फायदा होता है, उसका आपको फायदा मिलता है। लेकिन आप ऐसे यूट्यूब पे देख के आप रील या शॉर्ट से करेंगे तो आपको नुकसान होगा, फायदा हो ही नहीं सकता आपको। चलिए, बहुत बढ़िया बताया। किसी भी तरह की रेमेडी से हम लोग अपना रास्ता इजी कर सकते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन ही बदल सकते हैं। डेस्टिनेशन नहीं बदलेगा, अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, जो लिखा है वो हो मिलेगा। सकता है रास्ता। अब रेमेडीज काम कब करेंगे? जब कोई इवेंट होने की पॉसिबिलिटी 50-50% है, 50-60, 40-60 ऐसे है, उसमें रेमेडीज काम कर जाती हैं, क्योंकि आप अपना पोटेंशियल रेज कर रहे हो वहाँ पे। तो रेमेडीज वैसे ही है कि बारिश आ रही है, आप छाता बाहर निकल गए हो, भीगने से बच जाओगे। लेकिन अगर वो ओले पड़ गए तो छाता फटेगा। आप समझ रहे हो बात को? तो वो अगर ये नहीं होना है तो आप रेमेडीज करो मत करो, नहीं होगा। अगर वो होना है, रेमेडीज करो मत करो, होगा। दिक्कत तब आएगी जब होना भी है नहीं भी होना है। वो ग्रह ऐसा रहेगा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब तब आप उसमें रेमेडीज थोड़ा सा काम कर सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात कर रहा हूँ मैं, बिहेवियरल रेमेडीज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो वहाँ पे काम कर सकते हैं।
तो अमित जी, आजकल 36 के 36 गुण मिल जाते हैं कुंडलियों में, लेकिन फिर भी जो है वो डिवोर्सेस हो रहे हैं काफी। हम आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया में काफी केसेस हैं साथ रहने, मतलब 36 के 36 गुण मिलाने के बावजूद भी काफी डिवोर्सेस हो रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? अच्छा, इसमें एक एड ऑन भी मैं कर देता हूँ कि इसमें एक एड ऑन मैं ये भी करूँगा कि आजकल लोग ऐसा करते, पंडितों को पैसे दे के भी 36 गुण मिलवा लेते हैं, अपनी पसंद की डेट ले लेते हैं कि मेरे को 1 जनवरी को ही करनी है तो 1 जनवरी को ही शादी करनी है। पहले तो डेट निकाली जाती थी, आजकल लोगों ने ये भी नया ट्रेंडिंग में ले आए हैं कि मेरी 1 जनवरी को शादी करनी है। तो ये सब करना ठीक रहता है क्या? एक्चुअली पहला ऊपर लेवल की बात होगी, प्री डेस्टिन्ड है, दैट इज एब्सोल्यूट बात हो गया। प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि जो डेट शादी की डेट पक्का होना वो है जब आप सामाजिक तौर पर स्वीकार कर लेते हो। शादी तो एक सोशल ड्रामा है, दिखाना होता है लोगों को कि भाई ये 2 आदमी हैं और इनकी शादी हो रही है, तो वो एक सोशल प्रोग्राम है वो, ठीक है। अब जो डेट चेंज कराना या ना कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो जब होना है तभी होना है वो। अब दूसरी बात ये आती है कि 36 गुण वाली बात करते हैं। अब 36 जो गुण है वो उनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, साइंटिफिक आधार नहीं है। जब 2 लोग साथ रहने वाले हैं और वो मेल और फीमेल हैं, शादी के बाद साथ रहने वाले हैं, तो उनकी कंपैटिबिलिटी देखी जानी चाहिए, ना कि उनके गुण देखे जाने चाहिए। कंपैटिबिलिटी किस चीज में? कि नेचर दोनों का कंपैटिबल हो, नेचर कंपैटिबल हो, या तो दोनों का अच्छा नेचर हो, सूदिंग नेचर हो, दोनों का एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तब भी दिक्कत है। एक एग्रेसिव है तो एक शांत होना चाहिए, एक कुछ बोले तो दूसरा सुन ले, नेचर एक पार्ट है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कुंडली मिलान होना चाहिए, रादर गुण मिलान करें। 2 चार्ट मैच करने चाहिए, रादर गुण मिलान करें, चार्ट मैचिंग होना चाहिए। उसमें डिकोड चार्ट, दोनों का चार्ट रीड करना पड़ेगा, नेचर। दूसरा क्या होना चाहिए कि उनकी हेल्थ कैसी है दोनों की, कहीं अल्पायु तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है डिजीज होने की प्रोबेबिलिटीज है उसके अंदर, वो तो नहीं है उसके अंदर। तीसरा ये कि चाइल्ड बर्थ कैपेबिलिटीज है नहीं है, आगे चेन चलाने के लिए वो कैपेबल है नहीं है। प्रोफेशन अच्छा है या नहीं दोनों का, ये देखी जानी चाहिए। तो ये चीज़ें मैच करने वाले हैं, जो पॉइंट मैंने बताया आपको, चाहे हेल्थ है, चाहे नेचर है, चाहे वो चाइल्ड बर्थ कैपेबिलिटीज है, चाहे वेल्थ है और करियर है, ये चीज़ें मैच करी जानी चाहिए। तो चीज़ें अच्छी चल सकती हैं। अच्छी चलने से मकसद ये है कि कंपैटिबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। गुण मिलान से कुछ नहीं निकलेगा आपका। मैं अपनी रिसर्च से बता रहा हूँ आप लोगों को। गुण मिलान तो ऐसा गूगल पे डाला आपने, गुण निकाल के देख लिया आपने, तो वो कहीं भी काम करने वाला नहीं है। आपको चार्ट मैचिंग करनी पड़ेगी, कुंडली मिलान करना पड़ेगा, या मैं ये बोलूँ कि आप चार्ट को भी हटा दो, आपको गुण मैच करने पड़ेंगे अगले बंदे से मिलकर, आपका क्या नेचर है, उसका क्या नेचर है, तब जीवन यात्रा ठीक चल सकती है। गुणों से नहीं है इसका कोई कनेक्शन। सर, सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या रहा है आपका? मेरी यात्रा में अगर आप पूछेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कवर भी कर लिया उस चीज़ को कि ये सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते, इसको तो पता ही होगा ऐसे करके है। तो मैं डेली अपना चार्ट नहीं देखता हूँ, तो मेरे को भी जब जरूरत होती है तब देखता हूँ। अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करता हूँ मैं। दूसरा ये चैलेंज ये रहा कि जैसे मैं पहले कॉरपोरेट में जॉब कर रहा था, तो मेरी एक इमेज थी कि भाई ऐसा है। एस्ट्रोलॉजर की जो इमेज है उससे ना तो मेरा पहनावा मैच करता है, ना मेरा बात करने का तरीका मैच करता, तो मेरे को बड़ी दिक्कत आती है कि वो सोचे कुछ आता है बंदा, उसको मिलता कुछ हो रहा है, तो वो लगता कुछ हो रहा है उसको कि भाई ये ऐसा है। तो मेरे लिए चैलेंज ये है कि सर्वज्ञ नहीं है, वो सब कुछ जानने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है जो एक साइंस को पढ़ना, रीड करना, कैलकुलेशन जानता है और वो बता सकता है वो। तो इमेज वाला मेरे को लगा कि इमेज को ब्रेक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और ये सभी के साथ में है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बिल्कुल। और अमित जी, आपसे बात करके बहुत ही ज्यादा हमें नॉलेज भी मिली, बहुत इंटरेस्टिंग मिथ्स आपने बस्ट भी किए। आई होप कि हम इसे और लंबा कर सकते, बट नेक्स्ट शायद सेशन में आपको दोबारा हम इनवाइट करेंगे। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए गुरु मंत्र फटाक से दे दीजिए ताकि हम उनको मोटिवेट भी कर पाए। सबसे पहले ज्योतिष जो है वो हमें अपनी लाइफ को इजी करने का नाम है, अपने कर्मों को अलाइन करने का नाम है। हमें अपने कर्मों को अलाइन करना है, ज्योतिष ये है। और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए मंत्र में ये बताना चाहूँगा कि आप ज्योतिष को पढ़िए, फिर मनन कीजिए, यानी एनालाइज कीजिए, फिर एसिमिलेट कीजिए उस नॉलेज को, अपने चारों तरफ देखिए उस एनर्जी को, तब आपको वो समझ में आनी शुरू होगी। तब आपको एनर्जी खुद से आपके निकल के आपके सामने बात करना शुरू करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये एनर्जी का खेल क्या है।
तो आपको सर्वज्ञ होने की जरूरत नहीं है, ना मानने की जरूरत है, क्योंकि एक ईगो डेवलप हो जाती है, मेरे को सब पता है एस्ट्रोलॉजर को, वो नहीं होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, अमित जी ने कहा कि स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा हमारा अमित जी के साथ, और जो लोग भी इनसे जुड़ना चाहेंगे, इनकी लिंक और डिस्क्रिप्शन आपको माय स्टार्टअप स्टोरी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लेकर आ रहे हैं अगली बार एक बहुत ही मजेदार बिजनेस स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और तब तक के लिए मैं और नितिन लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार। नमस्कार।